इतनी रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि जो बच्चा ग्रेजुएट है, वास्तविकता में वो ग्रेजुएट है ही नहीं। उसका जो मानसिक लेवल है, उसकी जो सोचने की प्रक्रिया है, उस सारे सोचने की प्रक्रिया को हाईजैक कर लिया गया है। किसने किया हाईजैक? कौन है वो व्यक्ति? कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस मातृभूमि के अंगरक्षक को समाज में न्याय संगत बात करनी चाहिए थी, वो हमें उलझाए हुए है अंधविश्वास में। हमें बांटा जा रहा है जाति में, धर्म में, और उसका जो फर्क है, उसका फर्क पड़ रहा है पूरे के पूरे समाज के ऊपर। अब अगर ऐसी पॉलिसीज और ऐसी नौकरियां और इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं, शिक्षा की जो व्यवस्थाएं हैं, अगर वो देश में चलेंगी तो हमारा भविष्य क्या रहेगा? सोचना पड़ेगा हमें। ना केवल संविधान को समझना है, अभी हम लोगों को जो रिगार्ड्स में संविधान की कॉपी दी गई है, ये भी मैंने देखा है कि ये परिवर्तन समाज में आ रहा है कि जब हम कहीं पे जाते हैं तो हमें वहां पे टोकन ऑफ रिमेम्बरेंस की तरह से संविधान की कॉपी, बुक हमें दे दी जाती है। लेकिन बात तो ये है कि हम उसको खोलकर, पढ़कर, उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात कितने प्रतिशत हो पाती है वास्तविकता में, क्या हम समझते हैं? मैंने भी अपने एरिया में थोड़ा सा एक एक्सपेरिमेंट किया। हम लोगों ने क्या किया, संविधान की छोटी छोटी पॉकेट डायरीज बना ली, बहुत ही छोटी, ब्रीफ में, जिसके अंदर आपको केवल अनुच्छेद के विषय में जो है वो बताया गया है, समझाया गया है। पॉकेट डायरीज तैयार कर वहां पर जब भी हम किसी से रूबरू होते हैं, विद्यार्थियों से रूबरू होते हैं और लोगों से, तो हम उनको वो कॉन्स्टिट्यूशन की छोटे वाली बुकलेट दे देते हैं और उनको पूछते हैं। इस मिशन का नाम जैसे था ना, हमारे पास घर घर तिरंगा, मौजूदा सरकार ने कैंपेन चलाया था घर घर तिरंगा। शायद राष्ट्रवादी बनाने की ये अलग तरह की नीति थी। हालांकि वही लोग जिनका ये कैंपेन था, वो तो तिरंगे को मानते भी नहीं, वो तो राष्ट्रगान को भी नकार देते हैं कि राष्ट्रगान भी हमें जो है वो मंजूर नहीं है। उसके पीछे अलग तरह की उनकी चलती है बातचीत, उनकी अपनी आइडियोलॉजी है। लेकिन चलिए, फिर भी राष्ट्रवादिता के तौर पर घर घर तिरंगा लगवा दिया गया था 75वीं आजादी की वर्षगांठ पर। तो उसी की तर्ज पर हमने स्कीम चलाई, घर घर संविधान, हर घर संविधान। जो संविधान है उसकी मूल प्रति, उसकी जो भावना है, मूल भावना, वो हर व्यक्ति, हर उम्र, चाहे स्त्री है, पुरुष है, उस तक पहुंचनी, उसके द्वारा समझी जानी बेहद जरूरी है। क्योंकि जब हम समझने लगेंगे कि हमारे अधिकार क्या हैं, जब बात अधिकारों की चल पड़ती है, तो हम कहीं ना कहीं कुछ तो अपनी आवाज को बुलंद करते हैं। 4 लाइनें याद आ रही है मुझे। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, केवल हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। तेरे सीने में ना सही, मेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। तो ये जो परिवर्तन का एक स्पार्क है, ये स्पार्क यदि हमारे बीच में, सभी के बीच में एक आंदोलित हो जाए, ये लग जाए, तो परिवर्तन करना बेहद ही आसान होगा। हमें करना भी यही है कि आने वाले समय में हमें सोचना होगा कि महिलाएं जिन परंपराओं में, जिन अंधविश्वासों में, जिन झूठी धार्मिक आस्थाओं में कहीं उनको उलझाया जा रहा है, तो उसके बारे में खुलकर बातचीत हो। थोड़ा सा हमें वैज्ञानिकता की तरफ, जो संविधान भी कहता है कि वैज्ञानिकता की तरफ हमें थोड़ा सा चलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, और उसी के मुताबिक अपनी सोच को, अपनी मानसिक सोच को, जो हमारे एक्शन रहेंगे एक सिटीजन के तौर पे, उन्हीं को हमें कहीं ना कहीं यहाँ पे पूरी कंट्री में या महाराष्ट्र में उसे इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा।
मैं गुरु रविदास जी की 2 पंक्तियों के साथ अपनी बात को विराम करूंगी। ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्न, ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम बसो, रविदास रहे प्रसन्न। तो आपसे पुनः ये आशा करते हुए कि जो शपथ आज हमने खाई है, हम उस शपथ को हर संभव निभाने का प्रयास करेंगे। हम वही काम करेंगे, उसी तरह से एक नागरिक का जिम्मेवारी हम उठाएंगे, जिससे कि समाज में एक न्याय संगत बात हो सके, एक तर्कपूर्ण बात हो सके, एक वैज्ञानिकता की बात हो सके। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। नुकतेच या कार्यक्रमासाठी पोहोचलेले आमचे मार्गदर्शक सन्माननीय बाळासाहेब मंगळकर यांचं स्वागत करण्याची विनंती ॲडव्होकेट धनंजय लोखंडे आणि विनय मिरासे यांना। सन्माननीय बाळासाहेबांचं वृक्ष देऊन आपण स्वागत करावं। त्याचबरोबर या कार्यक्रमासाठी इंजिनियर, शिवसेनेचे नेते इंजिनियर प्रवीण पांडे साहेब, सुप्रसिद्ध पत्रकार नागेशजी गोरख, या महाराष्ट्रातील सुप्रसिद्ध व्याख्याते, विद्रोही व्याख्याते इंजिनियर गोविंद पोलाड, अनिलजी गायकवाड, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे प्रवक्ते सन्माननीय प्राध्यापक प्रवीण देशमुख या ठिकाणी उपस्थित झालेत। त्या सर्वांचं मी शब्दसुमनांनी हार्दिक स्वागत करतो आहे। माजी जिल्हा परिषदेच्या सन्माननीय सदस्य गोविंद पोलाड यांना या ठिकाणी मी निमंत्रित करतो की आदरणीय ॲडव्होकेट सीमाताई आणि स्नेहलताई, आपण विद्रोही व्याख्याते आणि निर्भय मनो चळवळीमध्ये ज्यांनी अत्यंत मोलाचं व्याख्यान देऊन परिवर्तनाच्या दिशेनं ही पावलं टाकण्यासाठी प्रवृत्त केलं, त्या गोविंद पोलाड इंजिनियर यांचं स्वागत आपण संविधान देऊन आणि वृक्ष देऊन करतो आहे। माझी विनंती असेल स्नेहलताई आणि ॲडव्होकेट सीमाताई तेलंगे यांना। मंदाताई गाडेकर यांचंही मी शब्दसुमनांनी मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करतो आहे। यानंतर मी या ठिकाणी निमंत्रित करणार आहे ॲडव्होकेट सीमाताई तेलंगे की आपण सन्माननीय निरंजनजी टकले साहेब यांचा परिचय द्यावा। माणसं तशी शब्दातीत असतात, शब्दात मावतील किंवा नाही सांगता येत नाही, परंतु एक प्रथा परंपरा म्हणून त्यांचा परिचय आपल्यापुढं दिला पाहिजे। अनेक अष्टपैलू व्यक्तिमत्व आहे, त्यातले अनेक पैलू या ठिकाणी सीमाताई निरंजन टकले संदर्भातले सांगतील। मी त्यांना विनंती करेन की आपण आदरणीय टकले साहेबांचा परिचय या ठिकाणी द्यावा। आजच्या या संवाद संमेलनाला एकंदरीतच अतिशय वेगवेगळे आणि उत्कृष्ट वक्ते आम्हाला लाभलेले आहेत। त्याबद्दल मला पहिल्यांदा सांगावंसं वाटतं सॅम पित्रोदा सरांबद्दल, की ज्यांनी भारतामध्ये येलो रिव्हॅल्युएशन केलेली आहे। सॅम पित्रोदा सरांनी आपल्या देशामध्ये टेलिकम्युनिकेशनचं एक मोठं प्रस्थ निर्माण केलं आणि सॅम पित्रोदांनी आपल्यासोबत नव्हे तर इंदिराजींसोबत, राजीवजींसोबत काम केलं आणि आजही आपल्या देशाला वेगवेगळ्या विषयांवरती मार्गदर्शन करण्याचं एक खूप मोठं व्यक्तिमत्व आपल्यासोबत ऑनलाईन जुळणार आहेत। त्यांना आपण आज आठवण करणे फार गरजेचं आहे। आपल्या काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांना सुद्धा भारतामध्ये ज्यासाठी मेहनत घेतलेली आहे, टकले सरांनी केलेलं काम आमच्यासाठी आदर्शात्मक आहे। नव्हे तर लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये आम्ही सगळे हरले असताना, आमची सगळी निराशा झालेली असताना आमच्यात प्राण ओतण्याचं काम त्यांच्या व्याख्यानातून झालं आणि त्यानंतर आपण लोकसभेची निवडणूक निवडून आलो, हे आम्ही विसरायला नको। एवढं मोठं व्यक्तिमत्व ते आमच्यासमोर आज आहे। त्यांनी द वीक आणि सावरकर जस्टिस लोया या दोन्ही पुस्तकातून आपल्याला खूप चांगली माहिती दिलेली आहे। IBN लोकमतमध्ये त्यांनी सॅम पित्रोदासोबत काम केलं, हे पण मला आवर्जून सांगावंसं वाटतं की त्यांनी IBN लोकमतमध्ये सुद्धा काम केलेलं आहे। त्यानंतर अमेरिकेमध्ये त्यांनी NRC आणि CCI या विषयावरती अभ्यास केला, त्या संदर्भातली पत्रकारिता केली आणि त्या संदर्भातलं अनेक डॉक्युमेंटरी माहिती आपल्यासमोर त्यांनी मागच्या व्याख्यानामध्ये सादर केली, याही व्याख्यानामध्ये ते सादर करतील। टकले साहेबांनी आपल्यासाठी दिलेला आदर्श हा महाविकास आघाडीच्या कार्यकर्त्यांना दिलेली एक प्रेरणा आहे।
त्यांनी केलेलं कार्य आमच्यासाठी आदर्शात्मक कार्य असून त्यांची प्रेरणा घेऊन आम्ही पुढे लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुकीला सामोरे जाणार आहोत. असे अतिशय उत्कृष्ट पत्रकारिता असणारे टकले साहेब आमच्यासमोर आहेत. त्यानंतर मी त्यांना प्रचारण करते. जोरदार टाळ्यांच्या गजरामध्ये आपण निमंत्रित करूया सन्माननीय निरंजनजी टाकले साहेब यांना. आजच्या या आम्ही भारतीय लोक संवाद संमेलनाच्या निमित्तानं यवतमाळमध्ये आज मंचावरती उपस्थित असलेले आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष आदरणीय प्राध्यापक बाळकृष्ण सरकटे, या मंचावरती उपस्थित असलेले जे इतर मान्यवर वक्ते आहेत ते सर्व, आणि इथं जमलेल्या सर्व बायोलॉजिकल बंधू भगिनींनो, आज सरांनी मगाशी म्हटलं की मी थोडंसं सुधारणा जी परिचय करून देताना सांगितलं. IBN लोकमतमध्ये मी सॅम बरोबर काम नाही केलं. मी इंजिनिअरिंग झाल्यानंतर जो पहिला जॉब माझा होता CDOT मधला, ज्याच्यातून टेलिकॉम रेव्होल्युशन घडत होतं, त्यात सॅम पित्रोदा माझे पहिले बॉस होते. आणि IBN लोकमतमध्ये म्हणजे जर्नलिस्ट म्हणूनच मी काम करत होतो. तर सरांनी सांगितलं पहिलेच की आज हा संविधानाच्या शाळेचा, प्रयोगशाळेचा पहिल्या तासाचा इथं असलेले सगळे विद्यार्थी आहेत. तर आणि हे आम्ही भारतीय लोक असं लिहिलं आहे, पण आपल्या संविधानामध्ये आम्ही भारताचे लोक ही जी 3 पहिली शब्द आहेत. आणि कल्पना करून बघा की हे 3 शब्द आपल्याला केवढं एम्पावर करतात. कारण तोपर्यंत हे अशा पद्धतीने हे लिहिलं जाईपर्यंत आपण सर्वजण आम्ही नव्हतो. प्रत्येक जण आपापल्या वेगवेगळ्या बेटावरती, प्रत्येक जण आपापली वेगळी स्वतंत्र वेगवेगळी अशी काहीतरी ओळख घेऊन होता. या संविधानाच्या पहिल्या शब्दाने आपल्याला आम्ही बनवलं, दुसऱ्या शब्दाने आपल्याला देश दिला, दुसऱ्या शब्दाने आपल्याला देश दिला. कारण तोपर्यंत हा देश म्हणूनही नव्हता. तोपर्यंत ही सगळी वेगवेगळी संस्थानं वेगवेगळ्या राजांच्या नावाखालती, त्यांच्या पंतप्रधानांच्या हाताखालची, त्यांच्या पेशवाईच्या हाताखालची अशा पद्धतीची सगळी राजवट देशभरामध्ये होती. 652 संस्थानं देशात त्यावेळेला होती. यांनी पहिल्यांदा आपल्याला आम्ही बनवलं, नंतर आपल्याला हा देश दिला भारत आणि भारताचे लोक. कारण तोपर्यंत तेही नव्हतं. आम्ही लोक ही संकल्पनाच नव्हती. प्रत्येक जण विखुरला होता वेगवेगळ्या जातीत, धर्मात, पंथात. हा असा नाहीये की आम्ही भारतीय हिंदू, आम्ही भारतीय मुसलमान, आम्ही भारतीय ख्रिश्चन, आम्ही भारतीय आदिवासी, असं काही नाही. आम्ही भारतीय लोक, आपल्या सर्वांची एक समान ओळख, आम्ही भारतीय लोक. ही प्रशासकीय व्यवस्था आज अचानक सहकार्य करेल अशा भ्रमात राहू नका. आधीच त्यांना पत्र पाठवून विचारा की संभाव्य अडचणी काय येतील. या 2 निकषांवर मतदार यादी बनवायची आहे. आणि मग पत्रांचा ओघ सुरू झाला. मी निवडणूक आयोगाच्या 1600 आर्काईव्ह केलेल्या फाईल्स विकत घेतल्यात आणि काटा येतो अंगावर, डोळ्यात 1000 वेळेला पाणी येतं ते वाचत असताना. 7,92,000 पत्र आली देशभरातून. वेगवेगळ्या नागरिक संघटना, ऑर्गनायझेशन्स, पक्ष अनेकांनी ती पत्र पाठवली. प्रत्येक पत्राचं उत्तर जास्तीत जास्त 14व्या दिवशी दिलं गेलं. त्याचं स्वतंत्र रजिस्टर आहे. आणि आलेल्या पत्राचं उत्तर, विचारलेल्या प्रश्नाचं उत्तर, विचारलेल्या शंकेचं उत्तर, या प्रत्येक गोष्टीचं स्पेसिफिक उत्तर प्रत्येकाला दिलं गेलं. आज जशी सरकारी उत्तरं असतात की तुमचे पत्र प्राप्त झाले, संबंधित विभागाला पाठवून दिले, टाटा, असं नाही. प्रत्येक सूचनेचं व्यवस्थित उत्तर त्या पत्रामध्ये दिलं गेलं. 7,92,000. विचार करा, कम्प्युटर नव्हते. या प्रत्येक गोष्टीचं उत्तर सरकारतर्फे दिलं गेलं. दर 8 दिवसांनी ती कोर कमिटी बनवली होती, त्यांची बैठक व्हायची. मुंबईमधला मुंबई प्रांत होता, मुंबई प्रांताच्या रिफॉर्म कमिशनरनी पत्र पाठवलं की 21 वर्षाचं वय कसं ठरवायचं, ट्रान्सजेंडर्सचं काय करायचं, डेमोक्रेसी विल फाइंड इट्स रूट्स.
लोकशाहीची मुळं जन्माला येतील त्या दरिद्री निरक्षर मागास माणसाच्या झोपडीच्या दारात. त्याला वाटेल की अरे लोकशाही अशी असते ज्यात मी सरकारला सांगतो काय करा आणि सरकार त्याप्रमाणे वागतं, मी सांगितल्याप्रमाणे सरकार वागतं. त्या दरिद्री निरक्षर मागास माणसाच्या झोपडीच्या दारात लोकशाहीची मुळं जन्माला येतील, आकांक्षा जन्माला येईल आणि भविष्यात जेव्हा जेव्हा अडचण येईल लोकशाहीवर, तेव्हा तेव्हा त्या झोपडीच्या दारात जन्माला आलेल्या लोकशाहीची मुळंच या देशाची लोकशाही टिकवतील. प्रॉफेटिक ज्याला म्हटलं जातं इंग्लिशमध्ये, तसं ते वाक्य आहे. आणि मग दवंड्या पिटवल्या गेल्या, गावागावात वस्ती वस्तीत जाऊन लोकांना विचारलं गेलं, लोकांनी सूचना केल्या. म्हणजे उदाहरणार्थ 1933 साली नाशिकमध्ये गोदावरी नदीला महापूर आला. लोकांनी सांगितलं आमच्या परिसरात घडलेल्या ऐतिहासिक घटनांबद्दलच्या प्रश्नावल्या आम्हाला पाठवा आणि आम्ही दिलेल्या उत्तरावरून अंदाज घ्या की तो 33 साली महापूर आला तो बघायला तू गेला होतास का, कसा गेला होतास, बोट धरून गेला होता का कडेवर गेला होतास. मग बोट धरून गेला याचा अर्थ 7-8 वर्षाचा असेल, आता 14 वर्षांनी हा 22चा, याला घ्या मतदार यादीत. लोकांनी दिलेल्या उत्तरांवरून सरकारने अंदाज केला की याचं वय आता काय असेल. 42च्या चळवळीच्या वेळेला तू काय करत होतास, पाहिलं होतंस का. ही सगळी धडपड या देशातल्या त्या शेवटच्या माणसाला त्याचं सरकार निवडून देण्याचा अधिकार देण्यासाठीची होती. महिलांची नावं मतदार यादीमधली ही ओळख होती 34 साली. निरंजनची आई, निरंजनची पत्नी, निरंजनची मुलगी अशी तिची ओळख होती. आणि निरंजन जिवंत आहे तोपर्यंत ती मतदार, तो मेला तर त्यांचा मतदानाचा अधिकार नाही. आणि मध्य भारतातल्या बायकांनी विरोध केला नाव नोंदवायला. त्यांनी सांगितलं की आमच्या पतीला आमचं नाव माहितीये तेवढं पुरेसं आहे, सरकारी अधिकाऱ्याला ते माहीत असायची काही जरूर नाही. त्याच्यावरती रेडिओवर जाहिराती दिल्या. महिला काँग्रेसतर्फे जनजागृतीची मोहीम राबवली गेली की या नावाच्या बरोबर तुमचे हक्क, अधिकार आणि कर्तव्य निश्चित होतील आणि पतीच्या मृत्यूनंतरही ते शाबूत राहावे असं वाटत असेल तर तुमचं नाव नोंदवा. आणि मग महिलांनी त्यांचं नाव नोंदवायला सुरुवात केली. या पुरुषसत्ताक व्यवस्थेमध्ये जगात अमेरिकेत बायकांना मतदानाचा अधिकार नव्हता तेव्हा अमेरिकेतली राजदूत भारताची बाई होती. ही खूप महत्वाची गोष्ट आहे. या महिलांना मिळालेला मतदानाचा अधिकार, या देशाचं सरकार निवडण्याचा अधिकार, हे आता टिनपाड बोलतात 70 वर्षात काय केलं. जे 5000 वर्षात या देशात झालं नाही ते पहिल्या 2 वर्षात झालं. आणि ही सगळी मतदार यादी प्रचंड मोठ्या प्रक्रियेमधून गेली. ही बनत असताना ट्रान्सजेंडर बद्दल नेहरूंनी उत्तर लिहिलं, ऑफकोर्स दे आर व्होटर्स ऑफ इंडिया, अवर क्रायटेरिया इज नॉट जेंडर स्पेसिफिक. ट्रान्सजेंडर सुद्धा या देशाचे मतदार आहेत पहिल्या दिवसापासून, स्वातंत्र्य मिळाल्याच्या पहिल्या दिवसापासून. म्हणून मी म्हटलं की ही जेंडर न्यूट्रल आणि रेस न्यूट्रल का आहे. या देशातली लोक पहिले या देशातले मतदार बनले, नंतर नागरिक बनले. कारण आधी मतदार यादी तयार झाली, मग संविधान आलं. मतदार यादी जेव्हा तयार झाली त्यावेळेला BN रावांनी नेहरूंना पत्र लिहिलं की 14,92,00,000 मतदारांचा समावेश असलेली, 49.2% महिलांचा सहभाग असलेली, 388 यार्ड उंच अशी मतदार यादी तयार झाली आहे. आणि आय कॅनॉट बिलीव्ह दॅट दिस इज अ रियालिटी. माझा विश्वासच बसत नाहीये की हे अस्तित्वात आलंय. आणि त्याला एका ओळीचं उत्तर नेहरूंनी लिहिलं की दिस इज अ रियालिटी बिकॉज समबडी इमॅजिन्ड इट. हे वास्तवात आलंय कारण याची कोणीतरी कल्पना केली होती. आपण आज कल्पनाच करू शकत नाही. घरांचे नंबर द्यायचे होते. म्हणजे वात्रट प्रशासन कसं असतं. एका प्रशासकाने पत्र पाठवलं, त्यांनी विचारलं घरांचे नंबर कुठल्या दिशेने कुठल्या दिशेकडे द्यायचे, पूर्वेकडून पश्चिमेकडे द्यायचे का उत्तरेकडून दक्षिणेकडे द्यायचे. आणि मग त्याच्यात चर्चा झाली त्या कोअर ग्रुपमध्ये. बाबासाहेबांनी सांगितलं की नॉर्थ ईस्ट पासून साऊथ वेस्ट कडे आणि साऊथ ईस्ट पासून नॉर्थ वेस्ट कडे या दिशांनी घरांचे नंबर द्या. त्यावर पुन्हा प्रश्न झाला की असं का करायचं. तेव्हा त्यांनी सांगितलं की या देशातला उच्चवर्णीय समाज हा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशेला राहतो आणि उरलेला सर्व बहुजन समाज इतर दिशांना विखुरलेला असतो. पूर्वग्रह दूषित अधिकारी असेल तर तो या लोकांना मतदार यादीत घेण्यापासून वंचित ठेवेल. हे होऊ नये म्हणून मतदार घरांचे नंबरच अशा दिशेने द्या की ती सर्वसमावेशक मतदार यादी होईल. आणि हे आपल्या त्या आईबापांनी केलं, त्या या देशाच्या नेतृत्वाने केलं.
ही लोकशाही कुठं न्यायची होती? निर्वासित इतके आले होते, म्हणजे नुसत्या फाळणीमुळे झालेले नाहीत, देशांतर्गत खूप मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर झालं होतं. निजामाच्या राजवटीतून महाराष्ट्रामध्ये लोक येत होती, असे ठिकठिकाणून निर्वासित फिरत होते. त्यावेळेला आसाम मधल्या रिफॉर्म कमिशनरने अशी दवंडी पिटवली, जी त्यांनी असं लिहिलं की बंगाली भाषा बोलणारे हिंदू, मुद्दाम ऐकून घ्या, बंगाली भाषा बोलणारे हिंदू हे ईस्ट पाकिस्तान मधून आसाम मध्ये येत आहेत आणि यांना जर का इथल्या मतदार यादीत घेतलं तर हे एक दिवशी आसामला बंगिस्तान करतील, कारण हे बांगला भाषा बोलतात. त्यामुळे यांना मतदार यादीत घेऊ नका. त्याला सस्पेंड केलं गेलं ताबडतोब आणि नवीन आदेश तिथं काढला गेला की निर्वासितांच्या छावणीचा क्रमांक हाच त्यांचा घर क्रमांक समजा आणि त्यांच्याकडून फक्त एक अंडरटेकिंग घ्या की उरलेला काळ ते भारतात राहायला तयार आहेत, पण त्यांना या मतदार यादीत घ्या. अशातून ही मतदार यादी तयार झाली. हा जो देशभरातून 7,92,000 पत्र आलेली होती, त्यातून जो फीडबॅक मिळत होता त्यावर आधारित चर्चा संपूर्ण संविधान सभेमध्ये झाल्या. ही या देशाची लोकशाही कोणी अशी हस्तिदंती मनोऱ्यामधून तुमच्यावर लादलेली नाहीये. ही आपल्या तुमच्या माझ्या फीडबॅक मधून, आपण दिलेल्या प्रतिसादामधून ही लोकशाही जन्माला आलेली आहे. प्राणपणाने हिचं रक्षण करावं लागेल आपल्याला त्याच कारणामुळे. आणि आज काय होत आहे, म्हणजे बाबासाहेबांनी आपल्याला सांगितलं शिका, संघटित व्हा, संघर्ष करा. हे खूप आपण बोलतो, लक्षातच घेत नाही की या तिन्ही गोष्टींवरती हे सरकार हल्ला करत आहे. तुमच्या शिक्षणावर हल्ला करत आहे, संघटित होण्यावरती हल्ला करत आहे, संघर्ष करण्यावरती हल्ला करत आहे. ही जी नवीन न्याय संहिता आणलेली आहे या सरकारने, आणि आता महाराष्ट्रात जो जनसुरक्षा कायदा आणण्याचा प्रयत्न केला होता, तो माहित नाही त्याचा ऑर्डिनन्स पण होऊ शकतो, पण तुम्हाला संघटित होण्यावरती बंदी, तुमच्या संघर्ष करण्यावरती बंदी. सरकार वाटेल त्याला अतिरेकी ठरवेल आणि तुरुंगात ठेवून देईल. पूर्वी पोलीस कस्टडी 15 दिवसाची असायची, मेडिकल टेस्ट करावी लागायची. आता 90 दिवसाची पोलीस कस्टडी, मेडिकल टेस्ट कंपल्सरी नाही. कितीही टॉर्चर केलं जाईल. हे होऊ द्यायचंय का या देशात? हे इंग्रजांपेक्षा वाईट, म्हणजे इंग्रजांच्या राजवटीतला हा 15 दिवसाचा कायदा आपण असं म्हणायला लागलो की हा ड्रॅकोनियन लॉ आहे, आणि त्याच्यापेक्षा भयंकर या सरकारने करून ठेवलंय. आणि हा पुण्यामध्ये येतो छपरी तडीपार आणि पवार साहेबांबद्दल काय बोलला? भ्रष्टाचाराचं काय सरगना आहे. याचा स्वतःचा इतिहास काय आहे? यांनी स्वतः डायरेक्टर असलेल्या माधवपुरा बँकेमध्ये जो घोटाळा केला, केतन पारीख कडून लाच घेतली, 1800 कोटी रुपये बँकेचे बुडवले, त्यात हा आरोपी होता. अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव्ह बँक नोटबंदी झाल्याच्या दुसऱ्या दिवशी त्या बँकेमध्ये 900 कोटी रुपये जमा झाले. सहकारी बँकांना परवानगी नव्हती नोटा बदलण्याची. एकमेव अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव्ह बँकेने पैसे घेतले. कसं काय झालं हे? तिथं हा डायरेक्टर होता. आणि पवार साहेबांना अशी नावं ठेवतो, त्यांना पद्मविभूषण दिलं ना मोदी सरकारने. या देशातला सर्वोच्च दुसरा नागरी सन्मान हा दिला. आज या सरकारची अवस्था काय आहे? अभिव्यक्ती स्वतः. आता काय म्हणजे ब्रॉडकास्ट बिल आणणार, आणि ब्रॉडकास्ट बिल मार्फत तुम्ही फेसबुकवर काही लिहिलं तर तुम्ही सुद्धा ब्रॉडकास्टर समजले जातील आणि त्याबद्दल तुम्हाला तुरुंगात ठेवलं जाईल. मला म्हणतात तुझं युट्यूब चॅनल बंद करून टाकतील. म्हटलं बंद करतील तर बंद करतील, मी झाडावर चढून बोलेन. माझ्या बोलण्यावर कशी बंदी आणाल? बोलण्यावर कशी बंदी आणाल? एक चॅनल बंद केलं. न्यायमूर्ती लोयांचा खून ज्या दिवशी केला, ती बातमी ज्या दिवशी करायला मी सुरुवात केली, त्याचा शोध घ्यायला सुरुवात केली, त्याच दिवशी ठरवलं होतं नोकरी जाईल बिल, हे सगळं माहिती होतं, हल्ले होतील माहिती होतं, गोळीबार होईल माहिती होतं. तेव्हाच ठरवलं की या दिवसानंतर, ही प्रसिद्ध झाल्यानंतर रोज या सरकारच्या विरोधात लढायचं, मरेपर्यंत लढायचं. कारण फक्त एका न्यायाधीशाचा खुनाचा विषय नाहीये, या न्याय व्यवस्थेला घाबरवण्याचा तो प्रयत्न आहे. आणि न्याय व्यवस्था जर घाबरली तर या देशातला गरीब कोणाकडे न्याय मागायला जाईल? मी रस्त्यावर पेपर विकून शिक्षण घेतलेलं आहे. आमचा नाशिकला पेपर स्टॉल होता, मी घरी पेपर टाकायचो लोकांच्या, इयत्ता 4थी पासून 12वी पर्यंत.
मलाही माहिती आहे ते कष्ट काय असतात. दंगल असली तरी पेपर टाकायला जावं लागायचं. कालच मी अमरावतीत सांगत होतो, माझे एक मित्र आहेत त्यांना, दंगल असेल तरी पेपर टाकायला जावं लागतं, पूर आला तरी पेपर टाकायला बाहेर जावं लागतं, थंडी कडाक्याची असेल तरी बाहेर जावं लागतं पहाटे. हे सर्व केलेलं आहे. मला माहिती आहे या देशातला गरीबाला काय त्रास असतो त्याची रोजची रोटी कमवण्यासाठी. 10 पेपर विकले, 50 पैशाला होता महाराष्ट्र टाइम्स. 10 पेपर विकल्यानंतर 7.5 रुपये मिळायचे, 15% रक्कम मिळायची. आणि 5 पेपर उरले तर सगळा मिळालेले सगळे पैसे वाया जायचे. कित्येक वेळेला ओक्साबोक्षी रडलेलो आहे की 3 पेपर उरले, 4 पेपर उरले, 5 पेपर उरले. हे लक्षात घ्यायला पाहिजे, ती वेदना आपल्याला समजलीच पाहिजे की हा काय प्रकार चाललेला आहे. आणि आज त्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला तुम्ही वेगवेगळ्या नावं देऊन त्याच्यावरती बंदी आणण्याचा प्रयत्न करताय. होऊच देणार नाही. हे होऊ कसं शकतं या देशामध्ये? काय सरकार तुम्ही चालवताय? पेपर लीक, मंदिर लीक, संसद पण लीक. लिकेजची सुद्धा काय म्हणजे पराक्रमी सरकार आहे या बाबतीत. प्रत्येक गोष्ट लीक. तुम्हाला कुठलीही सरकारी नोकरी करायची असेल, तुम्ही समजा MPSC ची प्रिपरेशन करत असाल आणि लीक झाले पेपर, काय यातना होतील मला सांगा. संपूर्ण मेहनत घेतात विद्यार्थी आणि ती मेहनत घेतल्या बरं इतके बेशरम की या नीटच्या पेपरमध्ये पोस्ट डेटेड चेक घेतलेत. त्याचे जे पैसे यांनी घेतले, ज्यांच्यासाठी हे केलं, त्यांच्याकडून पोस्ट डेटेड चेक घेतलेत. 35-35 लाख, 3-3 कोटी रुपयाचे. या पद्धतीने या देशाचे सरकार चालणार? हा समृद्धी महामार्ग 560 किलोमीटर लांबीचा बनला, 56,000 कोटी रुपये खर्च झाले, 1 किलोमीटरला 100 कोटी रुपये. आता लोकसभा निवडणुकांच्या आचारसंहिता जाहीर होण्याच्या 3 दिवस आधी महाराष्ट्र सरकारने एक्सप्रेस कॉरिडॉर जाहीर केले 6. 273 कोटी रुपयाला 1 किलोमीटर रस्ता, 90,000 कोटी रुपयाचे रस्ते जाहीर केले. विचार करा, 273 कोटी रुपयात 1 किलोमीटर रस्ता. चांद्रयानला 615 कोटी लागले चंद्रावर जायला. ही 1 किलोमीटर जायला 273 कोटी. 1 फुटासाठी 9 लाख रुपये, 1 फुटासाठी. आणि हे बोलणार आपल्याला हे फडणवीस आणि फडणवीसनी सांभाळलेले अग्निवीर एकनाथ शिंदे, अजित पवार, राज ठाकरे, हे सगळे अग्निवीर आहेत फडणवीसचे. आणि सैन्यामधल्या अग्निवीरांना प्रत्येकाला 4 वर्ष असतात. इथं तिघांना मिळून 4 वर्ष मिळतील. आणि यांची युटिलिटी संपली की काही नाही, पेन्शन नाही, ग्रॅच्युइटी नाही, मेडिकल नाही, कॅन्टीन नाही, काहीच नाही. काय या गोष्टींचा आपण विचार करणं भाग आहे. कारण हे तुमच्या आणि माझ्या खिशातले पैसे आहेत. हा 273 कोटी रुपयाचा 1 किलोमीटर रस्ता जेव्हा बनेल तेव्हा ते पैसे तुमच्या खिशातून काढून घेतले जातील, टोल लावून. आणि मग काय सांगणार? लाडकी बहीण है ना, 1500 रुपये. मी त्या लाडक्या बहिणीची पर्स गेली 10 वर्ष चोरताय. त्या पर्समधून पैसे. गॅस सिलेंडर 1000 रुपये करून ठेवला, 1100 रुपये केला. पहिले म्हणजे 1200 झाला, त्याच्यातून 200 रुपये कमी केले. आणि म्हणे बहिणीला काय भाऊबीजेची भेट दिली. म्हणजे प्रेताची दाढी केली म्हणजे तिरडीचं वजन कमी होतं का? आधी 1200 करायचं, मग 200 रुपये कमी करायचं, 1000 रुपये. दर महिन्याला 600 रुपये एक्स्ट्रा. पेट्रोल डिझेलवरती रोज 1च लिटर आपण तुम्ही भरत असाल असं जर समजलं तर रोज 50 रुपये 60 रुपये काढले तिच्याकडून. प्रत्येक गोष्टीवर GST लावला, त्यातून किती पैसे काढले. आणि आता काय देणार? 1500 रुपये. पण त्यातही लिंगभेद किती, म्हणजे महिलांचा द्वेष किती लक्षात घ्या. याच्यावरून ज्या वेळेला टीका झाली तेव्हा लाडका भाऊ, आणि लाडक्या भावांना काय 8,000, 10,000, 12,000. म्हणजे 10वी 12वी डिप्लोमा ग्रॅज्युएट मुली नाही आहेत का? त्या मुलींना का नाही? पण 12वी झालेला मुलगा असेल तर त्याला 10,000 रुपये मिळणार. 12वी झालेली मुलगी असेल तर लाडकी बहीण 1500 रुपये आणि त्याला 12,000 रुपये. हे याच्यात पैसे खर्च करणार.
मी तर असं म्हणतो, अख्खा महाराष्ट्रात आमचा लाडका आहे. म्हणून पुरके सर, तुम्ही आता पुन्हा मंत्री व्हाल या निवडणुकीनंतर. लाडका महाराष्ट्र. आमचे 25 रुपये पेट्रोलचे कमी करा, 20 रुपये डिझेलचे कमी करा, 500 रुपयाला आम्हाला गॅस सिलेंडर द्या. जात नाही, लिंग नाही, शिक्षण नाही, कोणी अर्ज करायचा नाही, कुठलाही प्रकारचा भेदभाव नाही. अख्खा महाराष्ट्र आमचा लाडका. तुम्ही लाडका महाराष्ट्र करून टाका. आणि त्याला कमी पैसे लागतील ते करायला. हे 40-40 हजार कोटी रुपयाच्या तरतूद करणार, कुठून आणणार पैसे? आज या पद्धतीने तुम्ही जर माझ्यावरती बोलणार असाल, माझ्यावरती हल्ला करणार असाल, माझ्या प्रत्येक स्वातंत्र्यावर हल्ला करणार असाल, शिक्षणाचं खाजगीकरण करणार. आता म्हणजे बिंडोकपणा सर्वोच्च न्यायालयाने केला 2 दिवसापूर्वी. कोणी म्हणतं अपमान करता सर्वोच्च न्यायालयाचा. सन्मान कमवायचा असतो. सर्वोच्च न्यायालयाने सन्मान कमवावा पहिले. क्रीमी लेअर, SC-ST मध्ये म्हणे क्रीमी लेअर आणायची. म्हणजे काय? ब्राह्मण जजचा मुलगा असेल तर तो जज होणार, पण SC-STचा जर जज असेल तर त्याच्या मुलाला मात्र क्रीमी लेअर लागणार, तो नाही होणार. हे का बरं? म्हणजे संविधान नष्ट करून मनुस्मृती आणण्याचा हा आडवा मार्ग आता सर्वोच्च न्यायालय सुचवतंय. या पद्धतीने भारत बंद झाला पाहिजे. 21 तारखेला तो पुकारलेला आहे. कडेकोट बंद झाला पाहिजे. या देशातला प्रत्येक नागरिक याच्या विरोधामध्ये उभा राहायला पाहिजे. हे काय पद्धत आहे? या पद्धतीने तुम्ही तो हक्क काढून घेणार आहात. मगाशी ताई सांगत होत्या मातृभूमी म्हटल्या, त्या मातृभूमीनी जो दुर्बल आहे त्याचं हिताचं कायम रक्षण करायचं, त्याच्यावर जास्त फोकस द्यायचा. म्हणून हे कल्याणकारी राज्य आहे. दिस इज अ वेलफेअर स्टेट. हे करायलाच पाहिजे. आणि एका पिढीला मिळाल्यानंतर दुसऱ्या पिढीने घ्याय, असं होतं का हो? असं होतं का? मला एक जण शहाणा भेटला होता 2 दिवस निकाल ज्या दिवशी आला त्या दिवशी. म्हणजे आमचे एक अधिकारी आहेत आणि शेड्यूल कास्ट है, IAS ऑफिसर है, शेड्यूल कास्ट है, करोड़ों रुपए उनके पास है, उनकी बेटी ने MBBS किया है, अभी MD करने वाली है, उसको क्या आरक्षण की जरूरत है? मतलब यही आपको पूछता हूं मैं कि लड़की है, MBBS किया है, MD करने वाली है, पिता IAS है, करोड़ों रुपए की उनके पास संपत्ति है, बहू बना लो ना उसको. तिला सून म्हणून घ्या की. आणि काहीतरी काय बोलता. म्हटलं मग आरक्षण याच्यासाठी आहे, सामाजिक न्यायासाठी आहे. सामाजिक दृष्ट्या बरोबरीचं समजत नाही तोपर्यंत ते राहायलाच हवं. तो दारिद्र्य निर्मूलनाचा कार्यक्रम नाहीये. सर्वोच्च न्यायालयाने बिंडोकपणा करू नये. हा अक्षरशः बिंडोकपणा किंवा अत्यंत कुटीलपणा आहे. आरक्षण म्हणजे दारिद्र्य निर्मूलन नाही, सामाजिक हक्क आणि सामाजिक न्याय आहे. आणि त्यासाठीच ते असायला हवं. हे या पद्धतीने अशा गोष्टी होणार. आणि मग संसदेमध्ये जातीगत जनगणना करा ही काँग्रेस मागणी अनेक दिवसांपासून करत आहे. तो जाहीरनाम्याचा भाग होता. आजही याच्याबद्दल संसदेमध्ये बोलतायत. त्याच्यावरती एक बावळट उभा राहिला अनुराग ठाकूर नावाचा, म्हणे राहुल गांधी की जात क्या है, इसकी जात का तो पता ही नहीं है. राहुल गांधींची जात बलिदानाची जात आहे. त्याची खापरपणजी स्वरूपा राणी ही इंग्रजांनी केलेल्या लाठीमारामध्ये मृत्युमुखी पडली. ते पहिलं बलिदान आहे. त्यानंतर तर संपूर्ण परंपरा आहे त्याच्या वडिलांपर्यंतची. प्रज्ञा सिंह ठाकूर की जाती क्या है? अनुराग ठाकूर. महात्मा गांधींची हत्या करणाऱ्या नथुराम गोडसेची जात काय आहे? इंग्रजांची माफी मागून पेन्शन खाणाऱ्या सावरकरांची जात काय आहे? सरदार पटेलांची माफी मागून सुटका करून घेणाऱ्या त्या पप्पू गोळवलकरची जात काय आहे? इंदिरा गांधींची माफी मागून सुटका करून घेणाऱ्या बाळू देवरसची जात काय आहे? कोणाची जात विचारतो तो? त्याच्या बाजूला जो बसला होता त्या दिवशी तडीपार, त्याची जात काय आहे? या तुमच्या जाती आहेत, माफी मागणाऱ्यांच्या, पेन्शन खाणाऱ्यांच्या, खून करणाऱ्यांचा. ही तुमची
परंपरा आहे, अत्यंत नीच मनोवृत्तीची जात आहे ती. आणि म्हणजे लोकसभा निवडणुकांमध्ये पण मी हे अनेक ठिकाणी सांगत होतो, नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा हे लक्षणं आहेत, आजार नाही. आजार रेशीम बागेत आहे. आजारावरती उपचार झाला पाहिजे, लक्षणं आपोआप दूर होतील. आणि त्या आजारावरती उपचार तेव्हाच होऊ शकतो जर आज घेतलेल्या संविधानाच्या शपथेसाठी आपण कटिबद्ध राहिलो तर. कारण त्यासमोर हे हतबल होतात, या संविधानाच्या समोर. आणि म्हणून संविधानाला दुर्बल करण्याचे हे प्रकार करतात, हे आपण लक्षात ठेवलं पाहिजे. आणि म्हणून त्या संविधानाच्या रक्षणासाठी, जे संविधान आपल्याला हक्क आणि अधिकार देतं, आपल्याला आपली कर्तव्य सांगतं, हे संविधान मला कर्तव्य सांगतं पहिल्यांदा की या देशातला वैज्ञानिक दृष्टिकोन टिकून राहिला पाहिजे, तो वाढीस लावला पाहिजे. माझा बिनडोक पंतप्रधान आहे, तो सांगतो गणपती प्लास्टिक सर्जरी आहे. संविधानाच्या कर्तव्याचं पालन पंतप्रधान करत नाही. म्हणजे येड्याला एवढं समजत नाही की गणपती प्लास्टिक सर्जरी नाही, ऑर्गन ट्रान्सप्लांट आहे. एक नवीन वेगळा अख्खा ऑर्गन लावलाय. आणि हा अशा पद्धतीने बिंडोकपणा, मी धक्का बसला मला सर, इथं यवतमाळला येताना कावड यात्रेचे इथं लागलेत होर्डिंग. म्हणजे मला अमेरिकेतल्या विद्यापीठांमध्ये इन्व्हेस्टिगेटिव्ह जर्नलिझम शिकवायला बोलावतात दरवर्षी. मी एक दिवशी गप्पा मारत असताना तिथल्या एका मुलाला विचारलं की तुझं स्वप्न काय आहे, सर्वात मोठं स्वप्न तुझं काय आहे? तो म्हटला मला चंद्रावरती घर बांधायचं आहे. आणि माझ्या देशातल्या मुलांच्या हातात तुम्ही कावड देणार? काय बिंडोकपणा चाललेला आहे हा. आणि याला प्रोत्साहन नेते काय देतात, राजकीय पक्ष काय देतात, काय. मी 6 महिने गुजरातमध्ये रफिक कुरेशी नावाने राहिलोय. गाई म्हशी गुजरातहून राजस्थानहून विकत घ्यायच्या, गुजरातमध्ये आणायच्या आणि विकायच्या. आणि वाटेत हे हरामखोर खंडणी गोळा करतात. ट्रकमधून ओढून मला 8-9 वेळेला खूप मारलं. मी 32 ट्रक आणले वेगवेगळ्या दिवशी. तुम्हाला मला सांगायचं गाय तुमची आई आहे म्हणून. आणि गाईच्या ट्रक मागे 15,000 रुपये, म्हशीच्या ट्रकमध्ये 6,500 रुपये, पाडे असतील तर 5,000 रुपये खंडणी घेतात. आणि मला मारून मारून ज्यावेळेला त्यांच्या घरी नेलं त्यावेळेला तो मला सांगतो रोज 1.5 कोटी रुपये गोळा करतो म्हणे. डर हमारी इन्व्हेस्टमेंट है, हे त्याचे शब्द आहेत. डर हमारी इन्व्हेस्टमेंट है. रोज 1.5 कोटी रुपये गोळा करतात. आणि कापल्यानंतर चामडं त्याला आणून द्यायचं आणि ते चामडं तो एक्सपोर्ट करतो. त्याची टॅनरी आहे, तो एक्सपोर्ट करतो. तुमच्या माझ्यासाठी गाय आई आणि त्यांच्यासाठी धंद्याचं मॉडेल, ज्यात तुमचं भय ही त्यांची इन्व्हेस्टमेंट. वाह. मग डर अगर इन्व्हेस्टमेंट है तो मैं नहीं डरूंगा. 1.5 कोटी रुपये रोज गोळा करणार आणि हा खंडणीचा व्यवसाय चालवणार. आणि श्रद्धा तुम्ही सांभाळा, धंदा ते करणार. 72% बीफ एक्सपोर्टर त्यांच्याच जैन समाजाचे आहेत. अल कबीर, अल दुआ, हे सगळ्या त्यांच्या कंपन्या आहेत. नाव लावायचं अल कबीर, अल दुआ, आणि हे असा धंदा करणार. आणि माझा शेतकरी गाय विकू सुद्धा शकत नाही उघडपणाने नेऊन, भाकड झाली तर. त्याला भीती वाटते, घेऊन जात असताना पकडून मारतील तर नाही ना. प्रत्येक जण काय कसायला विकायला जातो का? पण ही पद्धत कृषी कायदे आणल्यानंतर काय या देशातल्या शेतकऱ्यांचा करायचा प्रयत्न केला आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे. एमएसपी म्हणजे मागणी काय आहे, अख्ख्या इंडिया अलायन्सची मागणी काय आहे की एमएसपी शेतकऱ्याला द्या. नरेंद्र मोदींनी एमएसपी दिली, त्याच्या नानीला दिली. नायडू आणि नितीशला एमएसपी दिली, सपोर्ट करण्याबद्दलची मिनिमम प्राइस या अर्थसंकल्पात जाहीर दिली. मोदीला सपोर्ट केला म्हणून या दोघांना मिनिमम सपोर्ट प्राइस. आणि ते शेतकऱ्याचं काय? मी लातूर ते नागपूर फिरलो होतो सर, गावागावामध्ये. प्रत्यक्ष उत्पादन खर्च काय हे शोधण्यासाठी. आणि मग ती सगळ्या सरकारने पाठवलेल्या शिफारसींचा कागद घेतला. तुम्हाला खोटं वाटेल, सोयाबीनला 1 हेक्टर सिंचनाचा खर्च या महाराष्ट्र सरकारने पकडला 4 रुपये 70 पैसे. 4 रुपये 70 पैसे
सोयाबीनचा 1 हेक्टर सिंचनाचा खर्च, मी ही अख्खं डॉक्युमेंट सगळं एका मुंबईतल्या पत्रकाराला दिलं, कारण तर मी नाही पत्रकारितेत. त्याला म्हटलं अरे याच्यावर बातमी कर. तो म्हणे कसं काय, याच्यात काय बातमी आहे? म्हटलं मुंबईत सुलभ शौचालयात एक ढुंगण एकदा धुवायचे 5 रुपये घेतात. एकदा संडासला द्यायचे 5 रुपये सुलभ शौचालयात घेता, आणि माझ्या शेतकऱ्याला 2.5 एकरची वावर भिजवायचं 4 रुपये 70 पैशात. आणि मग तो आत्महत्या करणार नाही तर काय करेल? काय पर्याय ठेवताय त्याच्यासमोर? त्याच्यावरती आत्महत्येची वेळ आणायची आणि त्याच्या मुलीला म्हणायचं तू माझी लाडकी बहीण बर का, तुला 1500 रुपये देतो. आणि 60 वर्षाच्या बाईला आत्ता तुम्ही 1500 द्याल, पुढच्या वर्षी ती 61ची झाल्यानंतर काय सावत्र बहीण. हे काय बिंडोक कारभार चाललेला आहे. आणि हे आपण सहन करतो. या पद्धतीने या गोष्टी होणार या देशात. हे जर होऊ द्यायचं नसेल, पुन्हा पुन्हा परत तेच सांगतो मी. लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचाराच्या वेळेला लोकांना उभं राहून शपथ घ्यायला लावायचो की आम्ही भारताचे लोक लोकशाही हाच धर्म आणि संविधान हा धर्मग्रंथ मानून अशी शपथ घेतो की लोकशाही संपवू पाहणाऱ्या या भारतीय जनता पक्षाचा या आणि येणाऱ्या प्रत्येक निवडणुकीत संपूर्ण पराभव करू. हे पुन्हा दिसलेच नाही पाहिजेत. या विधानसभेला तर हे 50 पण क्रॉस नाही झाले पाहिजेत. हे आणि याचे अग्निवीर मिळून 50 पण झाले नाही पाहिजेत. या इतका द्वेषाचं वातावरण आपल्या देशात राज्यात निर्माण करून ठेवलंय. जाती जातीत द्वेष, धर्माधर्मात द्वेष, काय बिंडोक कारभार आहे सगळा. मी नास्तिक आहे, पण मला काही असतात नाही. कोल्हापूरमधल्या कार्यक्रमामध्ये ते बिडेचे किडे आले होते. तू देव नाही मानत का म्हणे. म्हटलं मी पंढरपूरचा पांडुरंग मानतो. म्हणे का? म्हटलं कारण मला पांडुरंगामध्ये माझं संविधान दिसतं. या देशामधला एकमेव अहिंसक निशस्त्र देव, ज्याच्या हातात कुठलंही हत्यार नाही, तो या देशातल्या सामान्य माणसाप्रमाणे विटेवर उभा आहे, कमरेवर हात ठेवलेत, येणाऱ्या आव्हानाची वाट पाहतोय. तो स्त्री पुरुष समानता मानतो, तो विटेवर आहे, त्याची बायको पण विटेवर आहे. इतर देवांसारखी त्याची भानगड नाही की तो बसलाय सिंहासनावर आणि बायको पायाशी बसली आहे, असली भानगड नाही. याचं कुठलंही कर्मकांड नाही. तो या देशातला एकमेव धर्मनिरपेक्ष, जातनिरपेक्ष, भाषानिरपेक्ष असा देव आहे. आणि म्हटलं सर्वात महत्वाचं, तो पॅरिटी निर्माण करणारा जगातला एकमेव देश आहे. तर म्हणजे काय? ते बिंडोक असतात, त्यांना कळत नाही पॅरिटी म्हणजे काय. तर म्हटलं पॅरिटी म्हणजे माझ्या गावातलं 8 वर्षाचं पोरग जर पांडुरंगाच्या दर्शनाला गेलं तर परत आल्यानंतर 80 वर्षाचं म्हातारं पण माऊली म्हणून त्याच्या पाया पडतं. ते म्हातारं त्या पोराला विचारत पण नाही तुझी जात काय, तुझा धर्म काय, तुझा पंथ काय, काही नाही. तू टॅक्स पेअर आहे का, नॉन टॅक्स पेअर आहे. ही भारतीय जनता पक्षाने आणलेली नवीन कॅटेगरी भेदभाव करण्यासाठी. तो काही विचारत नाही, तो सरळ त्याचे पाय धरतो. तू दर्शन घेऊन आलास बाबा, तू पण माऊली. म्हटलं असा मी देव मानतो. यांच्यासारखी हिंसक मॉडेल जी आहेत ना देवाची, यांनी जी निर्माण करून ठेवली आहेत, ती बदलणं गरजेचं आहे. हे रामाचं करत होते. राम जिथं जिथं गेला तिथं तिथं हारले. ते वरुण ग्रोवर म्हटला ना हल्ली, म्हणे मला कोणी जोक सांगायचीच गरज पडत नाही. मला रात्री 3 वाजता जरी आठवलं की अयोध्या में वो हार गए तो भी मुझे हंसी आ जाती है. आणि रामटेकला हरले, रामेश्वरला हरले, नाशिकला हरले, अयोध्येला हरले, गोकर्णाला आपल्या याला चित्रकूटला हरले, सगळीकडे हरले. कर्नाटकमध्ये बजरंग बलीनी फटका दिला, आता रामानी फटका दिला. अरे रामाला माहिती आहे ना त्याच्या बायकोचं अपहरण साधूच्या वेशात आलेल्या ब्राह्मणांनी केलं, आणि हे पुन्हा साधूच्या वेशात येऊन हेच करणार आहेत. त्यामुळे खरं रामानी रावण म्हणून जाळायला सुरुवात केली की साधूच्या वेशात येणाऱ्यांपासून सावध राहा. हे लोकांच्या लक्षात राहिलं पाहिजे. म्हणून रामाने सांगितलं लोकांना की दरवर्षी रावण जाळा. ते बरोबर त्यांनी काम करून दाखवलं यावेळेला. आणि या प्रकारांमध्ये जर आपल्याला अडकायचं नसेल, फसायचं नसेल, हे जे बिंडोकपणा सगळा चालवलेला आहे, गाईच्या गोमूत्रात सोनं आहे आणि शेणामधून युरेनियम येत नाही. मग एक बिंडोक उभा राहतो, तो म्हणतो सोलर पॅनलचा वापर वाढल्यामुळे सूर्य थंड व्हायला लागलाय. असं ओल्या बांबूनी झोडावंसं वाटलं होतं मला. सूर्य थंड व्हायला लागलाय. हे
हसण्यासारखी गोष्ट नाहीये, संताप आला पाहिजे की माझा वैज्ञानिक दृष्टिकोन तू संपवायला पाहतोय, आणि एकदा वैज्ञानिक दृष्टिकोन संपला की तुम्हाला प्रश्न पडणं बंद होईल. प्रश्न विचारायचेच नाहीत, ते अंतिम सत्य. म्हणजे द्वैत अद्वैताचा सिद्धांत जो आहे तो त्यासाठी आणलेला आहे शंकराचार्यांनी, की सगळंच मिथ्या आहे तुमच्या आजूबाजूला येते, तुम्ही कशावर विश्वासच ठेवायचा नाहीये. त्यामुळे याच्यातून सावरणं गरजेचं आहे. हे अंधारावरती प्रेम करणारे मठ्ठ बैल आहेत, त्या अंधाराच्या प्रेमात तुम्हाला पाडू पाहतायत, विनाशाच्या प्रेमात. हे लक्षात घ्यायला हवं. आणि हे होऊ द्यायचं नसेल तर या संविधानातल्या प्रत्येक मूल्यासाठी आपण कटिबद्ध राहिलं पाहिजे. आपल्याला मिळालेली लोकशाही, म्हणजे माझ्या पिढीला जी मिळालेली लोकशाही, माझं पालन पोषण हे ज्या निर्भय, लोकशाहीवादी, धर्मनिरपेक्ष, जातनिरपेक्ष वातावरणात झालं, कारण त्याची किंमत माझ्या वाडवडिलांनी चुकवली होती, म्हणून माझ्या घरात ती मूल्य आली. त्या स्वातंत्र्य आंदोलनात त्यांनी भाग घेतलाच. माझ्या देशातली लोकशाही, माझ्या देशातली निर्भयता, माझ्या देशातली धर्मनिरपेक्षता, माझ्या देशातली जातनिरपेक्षता जर टिकावी वाटत असेल तर त्याची किंमत आपल्याला चुकवावी लागेल. प्रत्येक पिढीला किंमत चुकवायला लागते लोकशाहीची. ही अनेक वर्ष झाली आपण नाही चुकवलेली, ती आता चुकवणं भाग आहे. त्यामुळे ती किंमत चुकवायला आपण तयार राहिलं पाहिजे, तरच या देशातली लोकशाही टिकेल. आणि आज यवतमाळमध्ये या विषयासाठी, या निमित्ताने आपण सगळेजण इतक्या मोठ्या संख्येने एकत्र आलात, हा खूप आनंददायी आशेची गोष्ट आहे. ती एक छोटी कविता आहे. ले मशाले चल पडे है लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के. हा या रेशीम बागेने देशभर पसरवण्याचा जो प्रयत्न चालवलेला आहे, अंधार पसरवण्याचा प्रयत्न, हा आपण आपापल्या घराघरात मशाल पेटवून विझवायचा आहे. आणि हे करायचं असेल तर संविधान हाच आपला धर्मग्रंथ आहे हे समजून येणाऱ्या काळामध्ये आपल्याला वागावं लागेल. तरच संविधानाच्या मूल्यांवरती निष्ठा दाखवणाऱ्या लोकांना तुम्ही जर निवडून दिलं तरच हे शक्य आहे. हे आपण आजच्या निमित्ताने एवढा स्वतःशीच हा काय म्हणतो आपण, ही प्रण करू, शपथ घेऊ स्वतःसाठी. जसं संविधान लोकांना अर्पण केलं, तशी ही शपथ आपण आपल्यासाठी घ्यायची, की माझ्यासाठी मी ही शपथ घेतो. हे एवढं आज या निमित्ताने आपण करू. तुम्ही खूप वेळ शांतपणे खूप ऐकून घेतलं, याबद्दल तुमच्या सर्वांचे मनपूर्वक आभार. जय हिंद, जय भीम, जय महाराष्ट्र. सरांना विनंती आहे की ती शपथ सर देत आहेत. उभं राहूया. कसे तुम्ही घेता तसे घ्या. म्हणजे आम्ही भारताचे लोक ही शपथ घेतो की लोकशाही हा धर्म आणि संविधान हाच धर्मग्रंथ मानून लोकशाही संपवू पाहणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाचा या आणि येणाऱ्या प्रत्येक निवडणुकीत संपूर्ण पराभव करू. धन्यवाद. धन्यवाद सर. वैचारिक प्रबोधनाचं काम या महाराष्ट्रामध्ये जे वक्ते करतायत त्यांच्या मागे आपण आपली ताकद उभी केली पाहिजे, अशी विनंती मी आपणास करत आहे. सन्माननीय सरांचं EG न्यूज चॅनल आहे, त्याला आपण सबस्क्राईब केलं पाहिजे, फॉलो केलं पाहिजे आणि त्यांच्या मागे आपलं पाठबळ उभा केलं पाहिजे. सन्माननीय सरांचे काही पुस्तकं बाहेर साहित्य म्हणून उपलब्ध आहे, म्हणून त्याचीही खरेदी जर आपण केली तर त्यांच्या मागे आपलं हे नैतिक बळ उभं राहणार आहे. कार्यक्रम अजून संपलेला नाही. डोंगरे सर 2 मिनिटं बसा. या कार्यक्रमासाठी नुकतेच आपल्यामध्ये उपस्थित झालेले राष्ट्रीय ओबी संघाचे महाराष्ट्र संघटक प्रदीपजी वादापळे, अनिलजी गायकवाड, नंदू पुटे, डोंगरे सर, आपण सर्वांचं मी मनपूर्वक शब्द सुमनांनी हार्दिक
स्वागत करतो आणि या ठिकाणी निमंत्रित करतो सन्माननीय डॉक्टर ओम सुधा यांना. क्रांतिकारी जय भीम साथियों, मेरी आवाज थोड़ी तेज है तो आप लोग भी दोनों हाथ उठाकर एक बार बोल दीजिए जय भीम. हाँ, अब थोड़ा माहौल ठीक ठाक लग रहा है. यवतमल में ये हम तीसरी बार आए हैं. अब जिनको हिंदी समझने में दिक्कत है माफ करिएगा, बस हिंदी बोला जा सकता है मेरे द्वारा. अभी जो हमारे साथी बोल रहे थे कि जो SC/ST आरक्षण पर जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो है इसमें कोटे के अंदर कोटा होना चाहिए, मैं उस पर थोड़ी अपनी बात रखूंगा क्योंकि वो बहुत रिलीवेंट इशू है अभी के समय में. उससे पहले आप सबों को बधाई देना चाहता हूं कि भारतीय राजनीति में ये पहली बार हुआ है कि संविधान को केंद्र में रखकर चुनाव लड़ा गया है. आप सब लोग इसके लिए बधाई के पात्र हैं. जाति जनगणना के सवाल पर इस बार का चुनाव लड़ा गया है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं. ईवीएम की बेईमानी पर इस बार का चुनाव लड़ा गया लोकसभा का, इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं. आपने ये किया है. ईवीएम का सवाल कभी राजनीतिक सवाल नहीं था. दुनिया में कोई भी मुद्दा हो, दुनिया का कोई भी इश्यू हो, जब तक वह राजनीतिक प्रश्न नहीं बनेगा तब तक उसका समाधान नहीं हो सकता है. ईवीएम का सवाल राजनीतिक सवाल बना है. और अभी नई संसद में आपने सुना होगा कि अखिलेश यादव जो है वो बोल रहे थे कि हम 30 के बदले 300 सीट भी आ जाती तब भी हम ईवीएम की बेईमानी के खिलाफ बोलते. ये आपकी जीत है क्योंकि इस देश में ईवीएम की लड़ाई को जनता ने लड़ा था और उसको राजनीतिक सवाल बना दिया. जब हम लोग जाति जनगणना की बात करते थे, अलग अलग मंच से जाति जनगणना की बात करते थे, तो लोग सीरियस नहीं लेते थे क्योंकि वह राजनीतिक सवाल था नहीं. लेकिन इस चुनाव में वह भी राजनीतिक सवाल बना. यह एकदम आप सीधे तौर पर मान लीजिए कि यह आप लोगों की जीत है. यह आप लोगों ने कर दिया है. नहीं तो किसने सोचा था कि संविधान लहराया जाएगा संसद भवन में. संविधान के मुद्दे पर भारत में चुनाव होगा. यहां तो जाति धर्म पर चुनाव होता रहा है, संविधान के मुद्दे पर चुनाव होगा और लोकसभा का चुनाव संविधान के मुद्दे पर हुआ और आप जीते. आपने उस पार्टी को पीछे धकेल दिया जो सीना तान कर चलता था और जो संविधान को जूते की नोक पर रखते. दिलचस्प है, पिछले लोकसभा में इस देश का जो राजा है, हम प्रधानमंत्री तो बोलते नहीं, कोई बॉडी लैंग्वेज प्रधानमंत्री वाला है नहीं, जो इस देश में हमारे लोगों ने जिस राजा को चुना है उसने संसद भवन में माथा टेका. याद है सबको, संसद भवन में माथा टेका. क्या हुआ? संसद भवन बदल गया. इस बार संविधान पे माथा टेका है. कौन बचाएगा संविधान को पता नहीं. संसद भवन में माथा टेका तो संसद भवन बदल गया. इस बार संविधान पे माथा टेका है, पता नहीं क्या होगा. नहीं, थोड़ा शांत हो जाए ना. हुआ क्या है? ओ अच्छा, अब जो लोग सुनने वाले हैं बैठ जाइए. जो सुनने वाले लोग हैं बैठ जाइए. इस देश में 10 डॉक्टर अंबेडकर थोड़े हुए थे. इस दुनिया में एक ही डॉक्टर अंबेडकर हुए. एक दो आदमी भी मेरी बात सुन ले, अमल कर ले तो मैं जानता हूं कि दुनिया, इस देश में बड़ी क्रांति हो सकती है. तो ये चलता रहता है, हमें तो आदत है, ये चलता रहता है और हम लोगों को भी अपना काम करते रहना है. बहरहाल
ये जो संसद भवन में अभी परसों जो मामला हुआ है उसको थोड़ा शॉर्ट में समझाते हैं, फिर उस पे अपनी बात करेंगे तो आप लोग समझ लेंगे। मेरे आने का कुछ फायदा होना चाहिए। ये जो SC ST को जो आरक्षण मिला है, कॉन्स्टिट्यूशनल आरक्षण, उस कॉन्स्टिट्यूशनल आरक्षण के बारे में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि वो उसमें कोटे में कोटा होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कुछ जातियों को आरक्षण का लाभ मिल गया है, बाकी जातियों को नहीं मिल पाया है। बड़ा दिलचस्प बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि कुछ दलितों को आरक्षण का लाभ मिल गया है और कुछ दलितों को नहीं मिला है। सबसे पहले मैं ऐसे गधों को, जिन गधों को समझ में नहीं आता है कि आरक्षण क्या है, उनको यवतमल के इस मंच से बता देना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट जो है ना, कोई आर्थिक परियोजना नहीं है। ये रिजर्वेशन जो है, आरक्षण, कोई आर्थिक सुधार का कार्यक्रम नहीं है। यह कोई आर्थिक बराबरी के लिए नहीं लाया गया है आरक्षण कि इससे आर्थिक बराबरी हो जाएगी। आपके पॉकेट में भी 10 रुपया होगा, मेरे पॉकेट में भी 10 रुपया होगा। कोई आरक्षण जो है कोई आर्थिक सुधार का कार्यक्रम है ही नहीं। यह बात उन गधों को हम इस मंच से आज समझाना चाहते हैं। भाई, संविधान नहीं पढ़े हो, नहीं है तुम्हारे पास, आ जाओ ना, हम यवतमल में संविधान, तुमको संविधान की कॉपी दे रहे हैं, ले जाओ हमारे पास बची हुई संविधान की कॉपी, पढ़ो, समझो कि आरक्षण जो है आर्थिक सुधार का कार्यक्रम नहीं है। आरक्षण जो है आर्थिक बराबरी के लिए नहीं आया है। आरक्षण इसलिए आया है क्योंकि इस देश में जाति के आधार पर किसी को सुअर और कुत्ते से भी बदतर समझा गया और जाति के आधार पर किसी को बहुत महान समझा गया। जाति के आधार गया किसी को बहुत ऊंचा समझा गया। तो आरक्षण आर्थिक सुधार का कार्यक्रम नहीं, इसलिए मैं यह बोल रहा हूं। अब सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की बेंच ने यह फैसला दिया है कि कोटे के अंदर कोटा होगा। दिलचस्प है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल कास्ट के आरक्षण पर 7 जजों की बेंच का फैसला आ रहा है और उस 7 जजों में से 6 ब्राह्मण है, 1 दलित है। मतलब 6 ब्राह्मण मिलके देश के हर चौथे आदमी के किस्मत का फैसला कर रहा है। 6 ब्राह्मण मिलके देश के हर चौथे और 7वें आदिवासी का फैसला कर रहा है। यह सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट जो संविधान की संरक्षक है, सुप्रीम कोर्ट संविधान की संरक्षक है, सुप्रीम कोर्ट यह कर रहा है। बहुत चुल मची है सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट का क्या काम है? संसद के ऊपर सुपरमेसी। अगर इस देश में कानून को बनाने का काम भी और जबरदस्ती थोपने का काम भी सुप्रीम कोर्ट करेगी तो हम 140 करोड़ लोगों ने इस देश में सांसद क्यों चुनकर भेजा है? संसद भवन में ताला मार दो, लॉक कर दो ना संसद भवन में, विधानसभाओं में ताला मार दो, सुप्रीम कोर्ट से ही चला करेगा संसद। 10-20 ब्राह्मण मिलकर पूरा देश चलाया करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का तो यही रोल है। और ऐसा कहना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है। और बड़ी दिलचस्प बातें मैं बता रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट आरक्षण पर बात कर रहा है, उसको बहुत दिक्कत है आरक्षण पे। उसका कहना है कि कुछ दलितों ने आरक्षण का लाभ ले लिया। अब सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज महोदय बताइए, मैं यहां पूछ रहा हूं आपसे यवतमल से कि कितने जजों के पास, कितने दलितों के पास आरक्षण की वजह से 100 एकड़ जमीन हो गई? कितने दलितों के पास इस देश में 4 शहर में अपार्टमेंट हो गए? कितने दलितों के पास, कितने दलितों के पास रेंज रोवर गाड़ी आ गई? आप कहते हैं क्रीमी लेयर आ गया। अच्छा, क्रीमी लेयर आ गया। बिहार के एक मुख्यमंत्री हुए जीतन राम मांझी, उनसे मुख्यमंत्री से बड़ा क्रीमी लेयर क्या होगा? एक मंदिर में गए, मंदिर को धोया गया। ये क्या बात हुई? क्रीमी लेयर में आ गए ना।
चलिए मुख्यमंत्री थोड़ा छोटा क्रीम है, थोड़ा कम क्रीम है मुख्यमंत्री में। राष्ट्रपति को मंदिर के गर्भगृह में नहीं घुसने दिया। राष्ट्रपति से बड़ा भी कोई क्रीमी लेयर होता है क्या? राष्ट्रपति को राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, नहीं बुलाया गया। नई संसद भवन का उद्घाटन हुआ, राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया। और ये लोग कहते हैं कि संसद से ऊपर है। संसद ने जिस संस्था को बनाया, सुप्रीम कोर्ट को, अब सुप्रीम कोर्ट ही कह रही है कि वो संसद से ऊपर है। तो ताला मार दो हमारी जो मांग है, खत्म कर दो संसद भवन को। अभी जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का क्या नाम है, कोई बताइए? कोई चंद्रचूड़ है ना, कोई चंद्रचूड़ है, DY चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। इनके ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। इनके पिताजी का नाम था YV चंद्रचूड़, वो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। इनका बेटा का नाम है अभिनव चंद्रचूड़। आप लोग कहीं में लिख लीजिए और हमसे सिग्नेचर करा लीजिए, वो भी जो है कभी सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा। दिलचस्प ये है कि DY चंद्रचूड़, YV चंद्रचूड़ या भविष्य का जो अभी बॉम्बे हाई कोर्ट में जज है, भविष्य का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभिनव चंद्रचूड़, तीनों में से किसी ने कोई जो है जज बनने की परीक्षा नहीं दी है। कोई जज बनने की परीक्षा पास नहीं की। सीमा जी हैं, वकील हैं, बताइए कोई परीक्षा पास करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने? इस देश में जो अधिकांश जज हैं उनकी योग्यता केवल यह है कि उनके किसी के फूफा जज थे। फूफा समझते हैं आप लोग? अच्छा, किसी के फूफा जज थे, किसी के मामा जज थे, किसी के बाप जज थे, किसी का ससुर जज था, किसी का फुफेरा भाई जज था, किसी का ममेरा भाई जज था, किसी का ममेरा भाई का दामाद जज बनेगा, उसका फुफेरा भाई का चचेरा साला जज बनेगा। इस व्यवस्था को शास्त्रों में कॉलेजियम सिस्टम कहा गया है, जहां जज बनने की योग्यता केवल और केवल बाप दादा का जज होना है या ब्राह्मण होना है। इस आरक्षण पे ये जो माननीय जज महोदय लोग बैठे हुए हैं, इनका ध्यान नहीं जाता है। ये जो कॉलेजियम सिस्टम और ब्राह्मणों का आरक्षण सुप्रीम कोर्ट में है, पहले उस आरक्षण का रिव्यू करो। इस देश में जितने भी केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, एक का भी वाइस चांसलर शेड्यूल कास्ट और दलित नहीं है, उसका रिव्यू करो। इस देश में जितनी भी कंपनियां हैं, उसका CEO सिर्फ और सिर्फ सवर्ण ब्राह्मण है, उसका रिव्यू करो। एक भी संपादक और एंकर दलित आदिवासी नहीं है, पिछड़ा एक दो शायद दिख जाए, नहीं है, उसका रिव्यू कौन करेगा? इस देश को चलाने वाले PMO में 87 सेक्रेटरी होते हैं, एक भी आदिवासी नहीं है, उसका रिव्यू कौन करेगा? तुम कहते हो आरक्षण का वर्गीकरण करो, चंद्रचूड़ जी आप कहते हो आरक्षण का वर्गीकरण करो, दलितों के आरक्षण का वर्गीकरण करो। बिल्कुल करेंगे। मंदिर में जो ट्रस्टी बिठाए हो सब ब्राह्मण, वहां भी वर्गीकरण करो। ये जो नकली और संवैधानिक EWS आरक्षण दिया है, उसका वर्गीकरण करो। अमीर ब्राह्मण गरीब ब्राह्मण का हक खा रहा है, राजपूतों का हक खा रहा है अमीर ब्राह्मण, उसका वर्गीकरण पहले करो। EWS का वर्गीकरण क्यों नहीं करते हो? बहुत दिक्कत है। 7 IIM है इस देश में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट 7। उसमें इस देश की आबादी है, पिछड़ों की कितनी आबादी? OBC की लगभग 60%, अब 67%। कितने IIM में प्रोफेसर हैं? 6।
इस देश में 22.5% दलितों की आबादी है, शेड्यूल कास्ट की। आईआईएम में कितने प्रोफेसर हैं? 3। वर्गीकरण करो, 3 प्रोफेसर बनाए तो आधा बांट दिए, कितना कितना होगा? 1.5 हुआ ना, 3 का आधा 1.5, 1.5। अच्छा, तो कर लेंगे 3 का आधा। 7 आईआईएम में 0 आदिवासी प्रोफेसर है, कैसे बांटेंगे? बताइए भाई, विद्वानों की सभा में मैं बोल रहा हूं। पूरे देश में 7 आईआईएम हैं, 0 आदिवासी प्रोफेसर है, कैसे बांटेंगे? 0/2 या 2-0, कैसे बटेगा? माननीय सुप्रीम कोर्ट महोदय, आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि ये सब तमाशा में मत पड़िए। आपके पास 80,000 केस पेंडिंग है, अपने पैजामा में रहिए। हमें सिखाने समझाने की जरूरत नहीं है, अपनी हद में रहिए। आप सुप्रीम कोर्ट हैं, आपके पास 80,000 केस है, उसको निपटाइए पहले। सीमा जी, 80,000 केस पेंडिंग है। जज महोदय लोग को बड़ा चुल मचा है। चुल क्यों मचा है? जनेऊ समझते हैं आप लोग? सब जानते हैं। दलित लोग जनेऊ पहन सकता है क्या? नहीं। आदिवासी, पिछड़ा कौन पहनता है? जनेऊ 2 तरह से पहना जाता है। एक होता है चमड़ी के ऊपर, कपड़ा खोलेगा दिख जाएगा। एक जनेऊ होता है चमड़ी के अंदर, वो जनेऊ दिमाग में चढ़ा हुआ रहता है। ये जो जज लोक्स है ना, जज लोक्स, इनके दिमाग में जनेऊ चढ़ा हुआ है। उनको बहुत दिक्कत है भाई, उनको बहुत दिक्कत है कि सीमा ताई 5,000 का साड़ी क्यों पहनी है? अरे इनकी दादी तो फटा हुआ पहन के रहती होगी। ओम सुधा जो है रेमंड का कमीज क्यों पहना है 5,000 का? इसका दादा तो भैंस चराता था। अंकुश भाऊ यहां सोफे पर पैर चढ़ा बैठे हुए। इस बात से दिक्कत है। दिक्कत यह है कि जिसकी परछाई से आप अपवित्र होते थे, और जिस पेशवाई परिवार से यह चंद्रचूड़ आता है, ये जो जज है, जिस पेशवाई परिवार से माननीय जज महोदय आते हैं, वहां वही पेशवाई परिवार कमर में हरिया, झाड़ू और हरिया लटकवाया था हमसे। उसको दिक्कत होगा ना कि अंकुश भाई का है सोफा पे पैर चढ़ा के बैठेगा। आप बैठे शान से एकदम सूटेड बूटेड, क्रीच उनके कुर्ते का जाने रहा। इस बात से दिक्कत है। तो जनेऊ उनको चुभ रहा है। अरे ये क्या हो गया? तो ये दिक्कत कहां से आई? ये दिक्कत आई बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से। हमारे लोग समझे न समझे, वो समझते हैं कि आपके बदन पे अच्छा कपड़ा काहे आया, आप 4 पहिया गाड़ी से कैसे चल रहे हैं, आपका जूता कैसे चमचमा रहा है, आपके शरीर पे इतना महंगा साड़ी कैसे है, इतना मोटा सोना का चूड़ी क्यों पहन रही है आपके घर की महिला। बहुत दिक्कत है। अब आप भी अपने बच्चे को आईआईएम का ख्वाब देते हैं, आईआईटी में पढ़ाते हैं, आईएएस बनाना चाहते हैं। इस बात से उनको दिक्कत है। इस दिक्कत को समझिए। यही दिक्कत है। हमारा समाज इस दिक्कत को थोड़ा देर से समझ रहा और बहुत देर हो गई है। हम लोगों का समाज बहुत समय तक जय भीम को समझता रहा। वही है अंबेडकरवाद। अंबेडकरवाद वो नहीं है। अंबेडकरवाद उसके आगे की चीज है। अंबेडकरवाद समता का वह विचार है जिसको बाबा साहब छोड़ के गए। आप यह समझिए ना कि इन्होंने क्या देश बना दिया है। आजादी का 7 दशक बीत गया, आज भी जो है, सुन लीजिएगा गौर से, राजस्थान की राजधानी है जयपुर। एक आईपीएस दूल्हा घोड़ी पे चढ़ के शादी नहीं कर सका, पुलिस प्रोटेक्शन में जाना पड़ा। यह देश है महाराज। देश को पागलखाना बना के रख दिया है लोगों ने। एक आईपीएस को घोड़ी चढ़ के शादी करने का हक नहीं है इस देश में।
ये देश है, पागलों का देश है, मेंटल बना दिया है पूरे देश को। एक दलित बताइए कि आरक्षण की वजह से 100 एकड़ जमीन खरीदा हो? ये बात जज लोग को कौन समझाएगा जो 80,000 केस लेकर उसके ऊपर पालथी मारकर बैठे हुए हैं और 6 महीना गर्मी छुट्टी मनाते हैं। 2017 के बाद इन्होंने अपने संपत्ति का ब्यौरा देना बंद कर दिया है, पब्लिक करना बंद कर दिया। सीमा जी करेक्ट करिएगा, 2017 के बाद ना, 2017 के बाद ये जो महामहिम भगवान टाइप जज लोग हैं, जज लोग भगवान मैंने सम्मान से बोला जाता है, मतलब समझिए सम्मान करना पड़ता है। जज लोग हैं, ब्राह्मण है, ऐसे ही सम्मान हम लोगों को करना चाहिए। ब्राह्मण मुझ पैदा होता है, सम्मान करना चाहिए। अब जज लोग हैं तो महान ही होंगे, ब्राह्मण हैं तो सम्मान तो करना बनता है। तो हम लोग बड़ा हम सम्मान करते हैं जज लोगों का। हम तो ब्राह्मणों का तो हम बहुत ही ज्यादा सम्मान करते हैं। एक बार हमने कह दिया एक चैनल पे कि ब्राह्मण लोग का जो जनेऊ होता है उससे मुझे बड़ी बदबू आती है, और ब्राह्मण लोग जो मेरी जो छवि बनी है मेरे सामने, मुझे बड़ी बदबू आती है, घिन आती है मुझे। तो अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ने MP नगर भोपाल में मेरे ऊपर FIR कर दिया। तो चूंकि मामला पॉलिटिकल हो गया थोड़ा, तो DSP का फोन आया, बोला सर ऐसे ऐसे FIR हो गया आपके ऊपर। हमने क्या FIR है भैया बताओ? बोला आपने जो है भावना आहत की है, तो ब्राह्मण महासभा ने आपके ऊपर किया है। हम कैसे, हम अब आप समझाइए या हम समझाएं? हमने तो ब्राह्मणों के भले की बात की। तो बोला कैसे? हम बोले ये बताओ भाई, जो जनेऊ है इसको पहनो, पसीना है, गंदगी है, उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा कि नहीं? मेरी बात को साइंटिफिक गलत प्रूफ कर दो। हम बोले तो हम तो सही बात कर रहे हैं ना। अब बताओ, अब बैक्टीरिया वाला जनेऊ ब्राह्मण पहनेगा तो उसको बीमारी ही होगा ना। तो हम ब्राह्मणों के भले की बात बोले। और हमारे यहां जो ब्राह्मण आता था नहाता नहीं था, दूर से ही पसीना उसका बदबू वो आता था, हम भाग जाते थे। तो उनको नहा के आना चाहिए। जो नहाते हैं अच्छी बात है, लेकिन जो नहाकर पूजा पाठ कराने नहीं आते हैं, नहा के पूजा पाठ कराइएगा। अभी दक्षिणा मिलता है 21 रुपया, तब हम 121 रुपया देंगे। ये तो दोनों ही बात ब्राह्मणों के भले की है। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा मुझे माला पहना इतना और ब्राह्मणों की बस्ती में घुमाए, सम्मानित करे। बताइए कोई गलत बात कही हमने? FIR कर देते हैं मेरे ऊपर। जब हम पिछली बार आपके यहां आए थे तो मेरे ऊपर 24 था, इस बार आए हैं तो 2 रैन और बनाकर आए, 26। लेकिन क्या है कि जिन लोगों ने आपको अपने सामने खाट पर बैठने नहीं दिया, आपको क्या लगता है कि आपको वाइस चांसलर बनने देगा? जिसकी परछाई से आप अपवित्र होते रहे, उसके सामने आप ऐसे पैर पे पैर चढ़ा के झकमक कुर्ता पहन के बैठिएगा, वो आपको पसंद करेगा? इतना आसान नहीं है। धक्का मुक्की तो करना ही पड़ता है। धक्का मुक्की, हक अधिकार भीख में मिलता है जी। मिला है भीख में हक अधिकार? बाबा साहब भीख मांगे थे। भीख में हक अधिकार नहीं मिलता है, भीख में अठन्नी चवन्नी मिलता है। आपको IAS बनने का हक चाहिए, जज बनने का हक चाहिए, वाइस चांसलर का हक चाहिए। ऐसे नहीं होगा घर बैठे, धक्का मुक्की करना पड़ेगा। बिना धक्का मुक्की के कुछ नहीं मिल रहा है। मान लीजिए, समझ लीजिए, ठीक से समझ लीजिए, 2 अप्रैल 2018 को आपने धक्का मुक्की किया, सरकार और सुप्रीम कोर्ट दोनों को वापस होना पड़ा। अभी इन्होंने SC ST आरक्षण से छेड़खानी की है। मैं जिस संगठन से आता हूं, अखिल भारतीय SC ST OBC संयुक्त मोर्चा, हमने भी अपील की है और तमाम लोग 21 अगस्त को इस मुद्दे पर हम लोग भारत बंद कर रहे हैं। जो जहां है वहीं बंद करेगा। हम लोग नियम नहीं तोड़ेंगे, संविधान नहीं
संविधान की भावनाओं के खिलाफ नहीं जाएंगे और संवैधानिक काम नहीं करेंगे, लेकिन झंडा लेकर जरूर चलेंगे। और याद रखिएगा मेरी बात, झंडे का डंडा जरूर मजबूत होना चाहिए। याचना नहीं, अब रण होगा। ऐसे नहीं मिलना है, ऐसे कुछ नहीं मिलना है। अब रण का समय है और रणभेरी गूंज चुकी है। और नहीं लड़े ना, नहीं भिड़े ना, तो आपके बाल बच्चा को जो है ना, सेल्समैन का भी नौकरी मॉल में नहीं मिलेगा। आप कहीं लिख लीजिए, मेरे नाम से लिख लीजिए, अगर नहीं लड़े नहीं भिड़े तो। बाबा साहब इतना कुछ देकर गए। हम लोग हर अंबेडकर जयंती पे कहते हैं बाबा साहब का कारवां, बाबा साहब। अरे भैया, बाबा साहब का कारवां कहां था, कहां लेके चले आए? क्या स्थिति हो गई, क्या स्थिति हो गई? सारे पीएसयू बेच दिए, रेल भेल सेल गेल सब बेच दिया, सरकारी नौकरी खत्म कर दी, तमाम अवसर बंद कर दिए। और आज भी हमारी लड़ाई इस बात पे है कि हम मूंछ रख लें, घोड़ी पे चढ़ के शादी करने चले जाएं। आज भी वही लड़ाई लड़ रहे हैं। तो कहां गया, कहां था कारवां, कहां पहुंच गया? अपने आप से पूछिए। आगे ले जाने के बदले पीछे तो नहीं लेकर चले गए हम लोग। कुछ सवाल खुद से पूछना पड़ेगा, खुद से पूछिए। बाकी मोहन भागवत से सवाल पूछने के लिए हम हैं। मोहन भागवत से हम सवाल पूछते रहते हैं। अभी चुनाव का समय आ गया ना महाराष्ट्र में। राहुल गांधी ने जो लाइन ली है कॉन्स्टिट्यूशन की, मैं ये नहीं कह रहा हूं कांग्रेस भाजपा किसको वोट दीजिएगा, लेकिन संविधान की लाइन पे चलना है। संविधान बचाने की लड़ाई में आपको भी हिस्सेदार होना है। अब देखिए, चुनाव का समय है। अब भागवत के लोग आएंगे ना आपके पास, मेरे पास, हमारे पास, हिंदू हिंदू बताने। नहीं, अंकुश जी हिंदू बताने आएंगे आपके पास भी, हमारे पास भी आते हैं। उनसे पूछिएगा, हिंदू, हमें हिंदू 100 साल से ज्यादा हो रहा है अब तुम्हारे आरएसएस का। आज तक आरएसएस का चीफ कोई मातंग को क्यों नहीं बनाए हो? कोई जाटव, चमार, भंगी, वाल्मीकि को आरएसएस का चीफ क्यों नहीं बनाए? बना है क्या? तो आज इस मन से मोहन भागवत से पूछना चाहते हैं कि अगर आरएसएस का चीफ हमको नहीं बनाए हो तो हम हिंदू कैसे हैं, समझाओ। इस देश में आज भी मातंग और ब्राह्मण की शादी होती है क्या? दलित और चमार और ब्राह्मण की शादी हो सकती है क्या? हो सकती है। मैं सामाजिक रूप से पूछ रहा हूं, संवैधानिक रूप से नहीं। सामाजिक रूप से हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। तो भाई, दोनों की शादी नहीं। अब दोनों हिंदू है, चमार भी हिंदू है और ब्राह्मण भी हिंदू है, दोनों की शादी होना चाहिए ना। लॉजिक है सीमा जी इसमें। दोनों हिंदू है, क्यों नहीं शादी होगी? नहीं होती है। इसका मतलब कुछ झोल है इसमें, झोल है इसमें। दोनों हिंदू नहीं है। तुम ब्राह्मण हो, हम मातंग हैं। तुम ब्राह्मण राजपूत बनिया हो, हम चमार हैं, हम मेहतर। हिंदू नहीं है। मुसलमान से लड़ाना हुआ तो हिंदू, और जब रिजर्वेशन की बात करेंगे, हक अधिकार की बात करेंगे, तब कहेगा छोटा जात, नीच जात। समझाने चले, हमको हिंदू बनाने चले हैं। हमको पता है हमारा परसेंटेज कितना है। जिस तरह इस देश में जुडिशियरी में हमारा परसेंट 0 है, तो हमारे अंदर हिंदुत्व का परसेंटेज भी 0 है। जाओ, सच्चाई तो यही है। और देखिए, सबसे दिलचस्प, यह सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि कोटे के अंदर कोटा है, कोई एक जाति जो है सबका हक मार लिया। कैसे पता करोगे? जाति जनगणना से तो तुमको डर लगता है। क्यों नहीं जाति जनगणना करते हो? राहुल गांधी तो लगातार संसद में सवाल उठा रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष। जाति जनगणना कराओ। काहे डर लगता है ओबीसी को गिनने से? साइकिल गिन लेते हो, मोटरसाइकिल गिन लेते हो, सुअर, कुत्ता, बकरी सब घर से गिन के जाते हो। आदमी गिनने में डर लगता है।
जात गिनने में डर लगता है। जात का कहेगा जात करने से जात पात फैलता। अच्छा, जात में शादी करने से जात पात नहीं फैलता है। जात के आधार पे मूछ नहीं रखने देते हो तो जात पात नहीं फैलता है। और हम कह दें कि किस जात का कितना भागीदारी है तो इससे जात पात फैलेगा, ये तर्क देते हैं, इससे जात पात फैलता है। हमको पता चलना चाहिए इस देश के संसाधन में हमारी भागीदारी कितनी है। हमारे जात का जज कितना है, हमारे जात का वाइस चांसलर कितना है, हमारे जात का प्रोफेसर कितना है, हमारे जात का पीएमओ में सचिव कितना है, हमको जानना है। हमको जानना है कि हमारे हिस्से की रोटी कौन खाता है, हमको जानना है। जाति जनगणना कराओ, है सुप्रीम कोर्ट, ये जो चंद्रचूड़ है हिम्मत, करवाओ जाति जनगणना, आदेश दो कि जाति जनगणना कराए। नहीं है हिम्मत, नहीं कराएंगे जाति जनगणना, क्योंकि इनके 3% इनकी आबादी है, इनके जात का 100% सब जगह अड्डा मार के बैठा हुआ है। उसका रिव्यू नहीं करेंगे, उस पे बात नहीं करेंगे। जाति जनगणना से दिक्कत है इनको। जाति जनगणना का सवाल साथियों छोड़ना नहीं है। आपके थाली का रोटी कौन खाया है यह आपको पता रहना चाहिए। कौन खाता है मेरा हिस्सा। हमारा बच्चा जज बनना चाहिए था, कौन उसके जगह पे जज बन गया। हमारे बच्चे को वाइस चांसलर बनना था, कौन उसके जगह पे बन गया है। कौन किसका हकमारी कर रहा है पता चल जाएगा। इन चोरों को जिन्होंने हमारा आपका हक चुराया है उनको डर लग रहा है। इस बात से डर लग रहा है कि नंगे पांव चलने वाला हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज से भी चलेगा एक दिन, अगर बाबा साहब का संविधान का लाभ इनको मिलता रहा तो। इस खेल को समझिए, यह खेल है वापस इस देश में मनुस्मृति लागू करने का। यह खेल है वापस आपके गले में हरिया और कमर में झाड़ू टांगने का। यह वही खेल चल रहा है। हम लोग कहते हैं बहुजन है, बहुजन है। इस देश में हम लोग जो है 95% हैं, 90% हैं। किस बात के लिए हैं? इस बार विधानसभा चुनाव में हम बताएंगे कि हम किस लिए हैं। बताना पड़ेगा कि संख्या बल की ताकत क्यों है, क्या होती है संख्या बल की ताकत। अगर इसको वोट में कन्वर्ट नहीं किया गया तो संख्या बल का कोई मतलब नहीं है। और मुझे लगता है थोड़ा लंबा बोल दिया मैंने। आखिरी बात माननीय जज महोदय लोगों के लिए कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। मुझे लगता है अधिकांश जज लोग वहां जो जनेऊ वाले बैठे हुए हैं, अगर परीक्षा हो जाए तो लोग तो एसएससी का भी परीक्षा नहीं पास कर पाएगा। पता नहीं कैसे जज बन जा रहा है। एसएससी का भी लोग परीक्षा नहीं पास कर जाए, इतना लो सेंस ऑफ ह्यूमर है। इनको कॉन्स्टिट्यूशन को ओवरटेक करना है, इनको पार्लियामेंट को ओवरटेक करना है। भाई आप अपना 80,000 केस देखिए। हमारे लिए हमने अपने सांसदों को चुनकर पार्लियामेंट भेजा है। पार्लियामेंट हमारी किस्मत का फैसला करेगा, उसमें हम देख लेंगे नफा नुकसान। आप मत हमारे फटे में पड़िए। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट से इस आग्रह के साथ और आप तमाम लोगों से इस अपील के साथ कि 21 अगस्त को जो जहां है वहीं बंद करेगा। हम अपने हक अधिकार पर हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे थाली से कोई रोटी छीन के जाए हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। क्रांतिकारी जय भीम साथियों। धन्यवाद सन्माननीय ओम सुद्धा आपल्या समोर बोलत होते। या संवाद संमेलनासाठी आम्ही भारतीय लोक या संवाद संमेलनासाठी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे माजी प्रदेशाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्याचे माजी गृहराज्यमंत्री आदरणीय माणिकरावजी ठाकरे साहेब या ठिकाणी उपस्थित झालेत।
संविधान आणि वृक्ष देऊन त्यांचा आपण सत्कार करतो आहे. प्राध्यापक विजय मोघे आणि जे डी मनवर यांना विनंती करेन की आपण सन्माननीय माणिकरावजी ठाकरे साहेब यांचा गौरव करावा. यानंतर आपलं मनोगत मार्गदर्शन करण्याची विनंती या ठिकाणी सोशल ॲक्टिव्हिस्ट प्रोफेसर अश्विनी कुमार यांना टाळ्यांच्या गजरात आपण त्यांचं स्वागत करूयात. प्रोफेसर अश्विनी कुमार. मंच पर आसीन मेरे फेलो वक्तागण व मंच के समक्ष इस अपार जन समूह को मेरा जय संविधान, जय भीम, जय महाराष्ट्र, जय भारत. मेरे से पूर्व वक्ताओं ने अपने वक्तव्यों में बहुत सी ऐसी बातें कही हैं जो आज के संदर्भ में अपने आप को न्याय तर्क व न्याय संगत महसूस करवाती हैं. मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा कि हम सभी जाति जनगणना की बात यहां कर रहे हैं और वो संसद में भी सुनाई दे रही है. सवाल इस बार का जो बात हुई है कि जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं वो दो मुद्दों पर हुए हैं. पहली मुद्दा जो था वो संविधान को बचाना था और दूसरा मुद्दा कहीं ना कहीं जो पीछे रह गया था वो जातिगत जनगणना की बात थी. तो मैं इस जनसमूह से पूछना चाहूंगा कि हम सभी क्या जानते हैं कि जातिगत जनगणना पहली बार कब करवाई गई? कोई बता सकता है? किसी को नहीं पता? नहीं सर, 31 नहीं था. और जातिगत जनगणना की जरूरत क्यों पड़ी? हम सभी को पता है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ था. जातिगत जनगणना की जरूरत हमारे देश को क्यों पड़ी, ये बात जान लेने की जरूरत है. और उसके कारक और कारण क्या थे? जातिगत जनगणना करवाई गई 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद और उसका कारण यह था कि इस लड़ाई में 1857 के संग्राम में किन किन जातियों ने सम्मिलित हुई, कौन कौन सी जातियों ने भाग लिया. तो आप जानिए कि किसी भी छोटी जात ने तो उसमें भाग नहीं लिया क्योंकि हम तो वर्ण व्यवस्था के शिकार हैं. वर्ण व्यवस्था के हिसाब से जो हमें पायदान पता है उस पायदान के हिसाब से जहां तक मेरी समझ कहती है और जितना साहित्य और जितनी टेक्स्ट बुक मैंने पढ़ी है यह कहा जाता है कि राजे रजवाड़ों में कोई जात नहीं होती. यह बात सच है? यह बात सच है कि राजे और रजवाड़ों की कोई जात नहीं होती? क्योंकि अगर ऐसी बात है तो लखनऊ के नवाब, अवध के नवाब जो थे लखन पासी, वो पासी समाज से थे और आज वही पासी समाज जो है रिजर्वेशन में है. तो इसका मतलब यह है कि राजे रजवाड़ों का जात से कोई लेना देना नहीं था. आप सभी ने महाराजा रणजीत सिंह का नाम सुना होगा. सिख समाज से हैं, लेकिन वो जिस जाति से आते हैं, आज राजा रणजीत सिंह को यह कहा जाता है कि वो सबसे बड़े सिख राजा हुए हैं. उनके नाम पे रणजी ट्रॉफी है, उनके बेटे दिलीप के नाम पे दिलीप ट्रॉफी है. तो आप मानिए कि दो ऐसी ट्रॉफियां क्रिकेट की जो रणजी ट्रॉफी और दिलीप ट्रॉफी हैं जो उनके नाम से खेली जाती हैं. और वो जिस समाज से आते हैं वो सैंसी समाज है.
दलित समाज, आज वो सैंसी समाज एक दलित समाज का तमगा लिए हुआ है। तो मेरा क्वेश्चन वहीं खड़ा हो रहा है कि जरूरत क्यों पड़ी? तो इसका मतलब यह है कि राज का जात से कोई लेना देना नहीं था। तो फिर यह कैसा हुआ कि जो जातियां राज भी कर रही थी आज की डेट में वो जातियां रिजर्वेशन में भी हैं? तो 1857 की क्रांति के बाद पहली बार 1875 के अंदर पहली जातिगत जनगणना करवाई गई। उस जातिगत जनगणना का प्रारूप यह था कि यह जानना कि किन किन जातियों ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। उसके बाद दूसरी जो जिसके लिए आज की डेट की रिजर्वेशन जो है बताई जाती है कि रिजर्वेशन उसके हिसाब से दी गई, वो जनगणना थी 1931 की जनगणना। 1931 की जनगणना के हिसाब से जो ओबीसी को रिजर्वेशन दिया गया मंडल कमीशन की सिफारिशों के हिसाब से, उस समय पे उनको 67% बताया गया और 55% बताया गया कि 1955 में उनकी जनसंख्या गिरकर 55% थी, जिसके हिसाब से मंडल कमीशन की सिफारिशों के हिसाब से 55% का रिजर्वेशन इंडिकेट किया गया ओबीसी कास्ट के लिए। लेकिन उसी सुप्रीम कोर्ट ने, जो सुप्रीम कोर्ट आज की डेट में भी 4 दिन 5 दिन पहले यह कह रहा है कि क्रीमी लेयर होना चाहिए एससी कास्ट में भी, उसी सुप्रीम कोर्ट ने उस रिजर्वेशन को कह के कर दिया कि भैया आपका रिजर्वेशन जो है 100% से ऊपर नहीं जा सकता, 50% से ऊपर नहीं जा सकता। तो उसने क्या किया कि आपके रिजर्वेशन को आधा कर दिया। कितना दिया गया? 27.5%। ओबीसी का आरक्षण चले कहां से थे? 1875 से। पहुंचे कहां? 1931, जिसकी सिफारिशों के हिसाब से एससी एसटी ओबीसी को रिजर्वेशन दिया गया। अब आप मान के चलिए कि अभी सुदामा कोटे की बात होती है ओबीसी ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन की, और मुझे नहीं पता कि हम लोगों में से कितने लोग जानते हैं, मैं 26 साल से पढ़ा रहा हूं। हमारे यहां जब एडमिशन किया जाता है तो हर जगह पता होता है कि कितनी सीट्स हैं। मान लीजिए 60 सीट्स हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मैं पढ़ा रहा हूं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 60 सीट्स हैं। 60 सीट्स में 50% कोटा आपका जनरल कैटेगरी का हो गया, बाकी जो कोटा है वो आपने निर्धारित कर दिया 27.5% ओबीसी, उसके बाद 15% एससी, 7.5% आपका एसटी, उसमें आपका पीडब्ल्यूडी पर्सन विद डिसेबिलिटी का कोटा आ गया, आपका एक्स सर्विसमैन का कोटा आ गया। अगर हम टोटल कोटे की बात करें तो वो तो 90% से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि जनसंख्या जो है वो 90% है आरक्षित वर्ग की, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं। अभी हमारे संसद में पिछली बार यह कहा गया कि 2026 में महिला आरक्षण कर दिया जाएगा। तो अगर टोटल जनसंख्या मान के चले तो फिर तो 90% है। और जब हम ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो वो ओवर एंड अबव है, वो 6 सीटें अलग से दी गई हैं, यानी 66 सीटें हो गई। तो जब आप ईडब्ल्यूएस कोटा सिलेक्ट करते हैं तब आप ये नहीं देखते कि आपका रिजर्वेशन जो है वो एक तय सीमा से आगे जा रहा है, जिसके प्रति जवाबदेह किसको होना चाहिए? या तो विधायिका को होना चाहिए या न्यायपालिका को होना चाहिए, लेकिन वो दोनों जवाबदेह नहीं है। वहां पे स्पेशल प्रोविजन किया गया है। और दूसरी बात, मुझे नहीं पता कि महाराष्ट्र में एससी एसटी ओबीसी की स्कॉलरशिप के लिए इनकम की सीमा क्या है। हरियाणा में, मैं क्योंकि हरियाणा से आता हूं, हरियाणा में शायद हो सकता है, महाराष्ट्र में भी जो एससी के लिए इनकम की सीमा है स्कॉलरशिप के लिए वो 2.5 लाख रुपए है। महाराष्ट्र में कितनी है? 6 लाख 8 लाख रिजर्वेशन स्कॉलरशिप लेने के लिए। अब यही तय सीमा जो है ईडब्ल्यूएस में आप कितना है जानते हैं? 8 लाख रुपए।
यानी 8 लाख कमाने वाला गरीब है, यानी 70,000, 1284, 8.5 लाख रुपए जो व्यक्ति 70,000 रुपए कमा रहा है वो सुदामा कोटे का यानी ईडब्ल्यूएस का हकदार है। सुप्रीम कोर्ट यह कह रहा है कि क्रीमी लेयर बना दीजिए, क्लासिफिकेशन कर दीजिए, लेकिन क्लासिफिकेशन क्यों कीजिए? बाबा साहब की एक किताब है, आप लोगों ने, महाराष्ट्र की रिवोल्यूशनरी जनता है, महाराज बाबा साहब की किताब है वेटिंग टू वीजा, पढ़ी है आप लोगों ने, शायद सुना हो। वेटिंग टू वीजा में वो ये कहते हैं कि जब वो एक रात अपने पिता से मिलने जा रहे थे तो बैलगाड़ी पे चले, और बैलगाड़ी में जब पता लगा कि वो एक दलित परिवार से थे, सारी रात वो बच्चे पैदल चलते हैं बैलगाड़ी के पीछे पीछे। तो आप ये मान के चलिए कि बाबा साहब के पिताजी और उनके दादाजी दोनों फाइनेंशियली तो स्ट्रांग थे, लेकिन क्योंकि समाज में उनका परिवार जो है सामाजिक पृष्ठभूमि के हिसाब से वो दलित परिवार था, तो इसलिए वो कोटा उनको इसलिए नहीं मिला था, या उनको इसलिए वो यही कहते हैं कि रिजर्वेशन की जरूरत मेरे को इसलिए नहीं थी कि मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग हूं, रिजर्वेशन की जरूरत मुझे इसलिए थी कि मेरा समाज सबसे नीचे पायदान पे खड़ा हुआ है, और उस पायदान से ऊपर उठाने के लिए आज भी हम 4 सीढ़ियां तय करके ऊपर आए हैं। कभी भी मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, मेरे परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, लेकिन क्या मुझे ब्राह्मण में जगह दे दी गई है? वैश्य समाज में जगह दे दी गई है? या राजपूत समाज में जगह दी गई है? नहीं। यानी कि ये जो वर्ण व्यवस्था है ये एक तरफ से सीढ़ी चढ़ाती है, ऊपर तो नहीं जाया जा सकता। आप जहां जिस पायदान पे खड़े हैं आप उसी पे रहकर अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़िएगा, आप ऊपर के पायदान पे नहीं जा सकते। बिहार में हमारे डॉक्टर ओम सुधा जी बिहार में आते हैं, बड़ा चर्चा का विषय बना था। एक व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाया कि मुझे चमार समाज से पंडित समाज में दे दिया जाए, ना मैं रिजर्वेशन का बेनिफिट ला रहा हूं, ना मेरा परिवार रिजर्वेशन का बेनिफिट ले रहा है, मैंने पीएचडी किया हुआ है 3-3, तो उस व्यवस्था के हिसाब से मैं ब्राह्मण हो गया, तो आप मुझे अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त दीजिए कि मैं ब्राह्मण समाज में समाहित हो जाऊं। लेकिन उसकी बात को हंसी में उड़ा देगा, मखौल में उड़ा दिया। तो हम सभी यही कह रहे हैं कि अगर ठीक है कि आप हमें नहीं मानते कि हम उस समाज में रहें, हम क्रीमी लेयर में आ जाएं, तो आप हमें पंडित या राजपूत या वैश्य समाज मान लीजिए, लेकिन ऐसा तो नहीं कर रहा। तो इसका मतलब यह है जो वर्ण की व्यवस्था है, अव्यवस्था है, वो तो ज्यों की त्यों बनी रही। उस ज्यों की त्यों में आपके हक और लड़ाई, हक और अधिकार की लड़ाई, जब तक आप जातिगत जनगणना की बात नहीं करेंगे तब तक हमें यह पता नहीं लगेगा कि हमारी रिप्रेजेंटेशन कितनी है। बिहार में करवाई गई 3.5% ब्राह्मण, 3.5% वैश्य और 3.5% या 4% के आसपास राजपूत समाज है। टोटल 11% जनरल कम्युनिटीज। उसके बाद सबसे ज्यादा कम्युनिटीज कौन सी थी? ओबीसी कैटेगरी। तो क्या बिहार में ओबीसी कैटेगरी को उनके तय सीमा के हिसाब से रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। एससी और एसटी के लिए तो हम कह देते हैं क्योंकि 22.5% है, तो शायद वो चलिए पोस्टें निकले ना लिखने, लेकिन संवैधानिक रूप से दे दिया गया है। वो उस डिबेट का विषय है कि वो नौकरियां, जब आपके पास सरकारी उपक्रम नहीं रहेंगे, सरकारी नौकरियां नहीं रहेंगी, तो आपको हक भी नहीं मिलेगा। तो लड़ाई इस बात को लेकर होनी चाहिए कि हम अपने अधिकारों के लिए लड़ें, हम अपने अधिकारों की बात करें और उसमें बहुजन समाज की भी बात करें। देखिए, जब तक हम ये काशीराम जी ने ये कहा था, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लेकिन हिस्सेदारी की बात कौन कह रहा है कि जब हम अलग अलग विभाजित हो जाएंगे तो हिस्सेदारी की बात कहां रहेगी? कोई भी व्यक्ति जब क्रीमी लेयर में आ जाएगा तो वो हक और अधिकार की लड़ाई के लिए आगे नहीं आएगा।
तो हमें अपनी बात को इस तरह से रखने की जरूरत है कि वो हम सभी के हक की बात हो जाए। जैसे मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कहा कि हम दोनों, आपके राज्य में और हमारे राज्य में समानता एक है कि हम दोनों राज्यों में इलेक्शन एक ही टाइम पे होंगे। हरियाणा में भी इलेक्शन महाराष्ट्र के साथ ही होगा। और मैं अभी पढ़ रहा था कि टोटल 11.25 करोड़ जनसंख्या है। मोटा मोटी मान लीजिए 60-65% के प्रतिशत के आसपास जो है वोट डलता है। और मेरा यह मानना है कि अगर इस 65% को 100% मान लिया जाए तो जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेगा वो बंद करना पड़ेगा। तलवार का जो मोल है वो युद्ध में पता लगता है, उसके म्यान का मोल नहीं पता लगता। तो मैं आप सभी से यही आग्रह करूंगा कि जब आप अगले चुनाव में जाएं तो यह निश्चित करें कि आप किसकी तरफदारी करें। उसकी तरफदारी करें जो आपके हक और हुकूक की बात करे, या उसकी हकदारी करें जिसने आपका सब कुछ छीन लिया। क्योंकि कहीं ना कहीं हम सभी उस व्यवस्था का, उस कुव्यवस्था का, उस अव्यवस्था का शिकार रहे हैं। मैं इसी बात के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा और आभार प्रकट करना चाहूंगा आयोजकों का कि उसने मुझे आज इस मंच के माध्यम से आप